नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका मैनेज ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ? तो आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ आपके क्लास 8 की जो मैथ्स की जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, थोड़ा हम कमजोर रह जाते हैं कभी कभी, उसको स्ट्रॉन्ग करने की पूरी तैयारी। और अब तक हम क्या कर चुके हैं? अब तक हम हमारी जो एनसीईआरटी है उसकी जो एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक है उसके काफी सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं और काफी कुछ समय में हो जाएंगे। जो भी आपने नहीं देखे हैं तो या नहीं पढ़े हैं तो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर यूनिट 6 ऑफ योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एंड यूनिट 6 का नाम क्या है? जैसा कि आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल जी हाँ ठीक, इट्स विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अब पहली बात तो जब भी ये चैप्टर की बात होती है, इस चैप्टर को एनसीईआरटी में इतने हल्के में लिया जाता है आप लोगों द्वारा कि इसका एग्जाम्पलर में होना ही काफी लोगों को एक शॉक दे देता है। ये चैप्टर भी एग्जाम्पलर में, जी हाँ बिल्कुल है, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। तो यदि आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो शायद आप एक ट्रिक मिस कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, कृपया करके इसको पढ़ें, ध्यान से सेशन को देखें, एंजॉय करें और हमारे साथ इसके कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए अपनी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सिलसिला। अगर और आपको क्विक रिवीजन दे दूं, हमने क्या किया है पिछले सेशन में? तो पिछले सेशन में हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है एंड साथ ही साथ हमने 18 एग्जाम्पल जो थे कनेक्टेड उन कॉन्सेप्ट से, उन्हें भी प्रैक्टिस कर लिया ताकि हम सिंक में आ जाए। मतलब रिवीजन प्रश्नों का हमने देख लिया सिलसिला, कैसे प्रश्न होते हैं। आज हम फोकस करेंगे इसके आगे वाले पार्ट पे, जहां पे हम जो हमारी मेन एक्सरसाइज है, जिसका नाम एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, शायद पहले एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ट्रू और फॉल्स। तो ये सेशन कहां तक जाता है वो देखने वाली बात होगी। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले एमसीक्यूज से। ठीक है, इन सभी को आमंत्रित करते हैं क्लास के लिए, आप भी आ जाइए। लेकिन उसके पहले आपके नेत्रों का टेस्ट। क्या आपको यहाँ पे एक लाल रंग का पेन चलता हुआ दिखा? जी हाँ बिल्कुल सर। क्या आपको वो पेन गायब होता दिखा? जी हाँ बिल्कुल सर। चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे पहले सेट की तरफ। तो भाई सवाल क्रमांक 1 से लेकर 21 तक क्या है आपके लिए? केवल और केवल एमसीक्यूज हैं। तो 21 सवाल हैं। मोटा मोटा हम लोग 30 मिनट का टाइम लेके चलते हैं कि 30 मिनट में खत्म करने हैं। तो अपने अपने वॉच में लगा लीजिए टाइम 30 मिनट का, और लेट्स सी अगर हम 30 मिनट में इन 21 सवालों को समाप्त कर पाते हैं या फिर नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीहाइड्रोन। सबसे पहले तो ये जो नॉट वर्ड है ना, बड़ा ही ट्रिकी वर्ड है। ये जहां पे लग जाता है सवाल का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये वर्ड है तो कृपया ध्यान से सारे ऑप्शंस की जांच कर लें, उसके बाद ही जवाब मार्क करें। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलीहाइड्रोन नहीं है। तो पहली बात तो पॉलीहाइड्रोन की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। मुझे पता है आप में से कुछ को वो याद नहीं होगी, तो एक बार फटाफट रिवीजन करा दूं। तो भाई पॉलीहाइड्रोन का जो मेन फीचर होता है वो ये होता है कि उसकी जो फेसेस होते हैं, ठीक है, या जो सरफेसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? प्लेन होती हैं, फ्लैट होती हैं, कुछ भी कर्व्ड नहीं होता। और जैसे ही मैंने ये कर्व नहीं होता का इशारा किया, आपका ध्यान सीधे सीधे जाएगा ऑप्शन सी पे, क्योंकि यहां पे जो आपकी सरफेस है वो कैसी है? कर्व्ड सरफेस है। इस वजह से 3D फिगर का नाम है कोन, और ये पॉलीहाइड्रोन फैमिली का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों पॉलीहाइड्रोन फैमिली का पार्ट है, बिकॉज वो केवल फ्लैट सरफेसेस से बने हैं। ठीक है, दिखने को ये भी कोन की जैसी आकृति का है, परंतु किंतु इसकी सारी सरफेसेस फ्लैट हैं, जबकि यहां पे ये वाली सरफेस आपकी कैसी है? कर्व्ड है। तो कर्व्ड नहीं हो सकती, इसलिए स्फीयर, कोन, सिलेंडर ये सारे पॉलीहाइड्रोन फैमिली का पार्ट नहीं है। चलिए यहां पे हम स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ पॉलीहाइड्रोन। अब ये जो नॉट फॉर्म वाला किस्सा है, फिर से आ गया नॉट, और सवाल का मतलब साफ साफ है कि इनमें से कौन सा मतलब उपयोग करके इनमें से कौन सी परिस्थिति में आपका पॉलीहाइड्रोन नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे पहली बात तो पॉलीहाइड्रोन पता होना चाहिए क्या होता है सर? फ्लैट सरफेसेस होती हैं। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो ये एनसीईआरटी में भी एक सवाल है इसी से संबंधित। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, ऑप्शन बी को अगर हम पकड़े, भाई 2 ट्राइंगल और 3 पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या इनसे आप कुछ बना सकते हैं? 2 पैरेललोग्राम और 2 ट्राइंगल और 3 पैरेललोग्राम अगर हम उनको कनेक्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि नीचे आपने एक पैरेललोग्राम लगा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद 2 और लगा दिए, कहीं पे 2 ट्राइंगल लगा दिए, मान लीजिए इसके ऊपर लगा दिए 2 पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार। ठीक है, और यहां साइड में लगा दिए 2 ट्राइंगल, तो पूरा आपका बन गया। ठीक है, अगर 3D इमेज हम देख पाएंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगी, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ बनेगा और इधर पे दिखेगा। ठीक है, ऐसे आपने 2 को ज्वाइन किया
और यहां पे आपके 2 ट्राइंगल लग गए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कि भाई इनसे तो बन जाएगा। 8 ट्राइंगल से क्या कुछ बन पाएगा? जी हां सर, 8 तो बहुत होते हैं, हमने तो 4 से भी बनाया। 4 से कौन सा बनाया सर? एक नीचे और 3 आजू बाजू में, तो उनसे भी बन जाता है। तो 8 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, एक पेंटागन, 5 ट्राइंगल। जी हां सर, पेंटागन को नीचे बैठा दो, उसके ऊपर 5 ट्राइंगल साइड से लगा दो, उनको एक एज पे मिलवा दो, बन जाएगा। लेकिन 3 ट्राइंगल से कुछ बन पाए, इसकी जो संभावना है वो बेहद कम है। 3 ट्राइंगल से कुछ शायद ही बन पाएगा। 3 ट्राइंगल को अगर मैं कनेक्ट भी करूंगा तो एक हो गया, दूसरा इसके बाजू में, तीसरा इधर लग गया, फिर भी एक जगह खाली रह जाएगी। तो थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी अफेयर हो जाएगा, इसीलिए 3 ट्राइंगल से बन पाना मुश्किल है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऑप्शन ए को हम मार्क करेंगे। और यही एनसीईआरटी में सवाल था कि 3 ट्राइंगल से कुछ बन सकता है कि आपने जवाब लिखा है नो, 4 ट्राइंगल से कुछ बन सकता है कि आपने लिखा है यस, जहां तक मुझे ध्यान है। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही हो गया ये सवाल, उसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हो गया। और हमारा जवाब क्या है भाई? 3 ट्राइंगल से नहीं बनेगा, बाकी सबसे बन जाएगा। चलिए, स्क्रीन क्लियर? आपको बनाने को नहीं बोला है, केवल मार्क करने को बोला है। और यहीं से हम ये भी सीखते हैं, कल को अगर सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी पॉलीहाइड्रोन को बनाने की, तो सर मिनिमम रिक्वायरमेंट है शायद 4 ट्राइंगल होने चाहिए। ठीक है, ये आप मुझे पता लगा के बताना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। मेरे हिसाब से शायद 4 ट्राइंगल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, बाकी आप देख के मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने आंसर मार्क किया था 3 ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीहाइड्रोन? ठीक है, रेगुलर वर्ड अक्सर यूज होता है ज्योमेट्री में, किस चीज के लिए? उस पर्टिकुलर फिगर या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो कि हर जगह से एक जैसा है। ठीक है, मतलब जिसके डायमेंशंस बराबर हैं, एंगल्स बराबर है, साइड्स की लेंथ बराबर है, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस वगैरह, ऐसे जो भी हमारे फेसेस का जो डायमेंशन है, जो एरिया है, वो बराबर है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को एग्जांपल के तौर पे इक्विलैटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर ट्राइंगल, स्क्वायर इज अ रेगुलर पैरेललोग्राम। ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो अ क्यूब इज अ रेगुलर पॉलीहाइड्रोन। ठीक है, ऐसे और भी नाम हमने पढ़े हैं इसी सेशन, जो यही हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट 6, उसी के कॉन्सेप्ट वाले सेशन में। यदि आपने नहीं देखे तो वहां देखना, हमने और भी ऐसे डिस्कस किए हैं रेगुलर पॉलीहाइड्रोन की कैटेगरीज। मतलब आई थिंक टेट्राहाइड्रोन हमने पढ़ा है, हमने क्यूब के बारे में पढ़ा है, और भी हमने पढ़े हैं। चलिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा रेगुलर पॉलीहाइड्रोन है। अभी मैं डिस्कस ही कर रहा था, तभी मैंने क्या बोला? सर आपने नाम लिया क्यूब, तो क्या यहां पे क्यूब हो सकता है? सर स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है? जिसका बेस स्क्वायर हो और बाकी फिर ऊपर ट्रायंगल ट्रायंगल लगा दिए जाए, वैसा वाला। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो आपको क्या पूछा उसने कि भाई क्यूब होगा आपका उत्तर। क्या क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती हैं? जी हां सर, सबके डायमेंशंस बराबर होते हैं, तो क्यूब कैन बी वन ऑप्शन। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म के बारे में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, स्क्वायर और ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होते हैं। ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा। क्या स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब एक जैसे होते हैं? ये भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जहां तक मुझे पता है स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब एक जैसे नहीं होते, तभी वो अलग अलग ऑप्शन है। इस पे थोड़ा आप रिसर्च करेंगे, आप ढूंढेंगे, होमवर्क है आपका ये, कि स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब में क्या फर्क होता है। क्या स्क्वायर क्यूब प्रिज्म और क्यूब एक जैसे होते हैं? चलिए, या फिर क्या क्यूब स्क्वायर प्रिज्म की फैमिली का एक पार्ट है? ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म है, मतलब ये तो पता है कि बेस और टॉप कैसा होगा, दोनों स्क्वायर होंगे। अब साइड्स के बारे में जानकारी अलग हो जाती है, उस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन करेंगे हम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, अब यहां पे आई थिंक ये सबसे आसान सवाल है इस पूरी श्रृंखला का, इस पूरी सीरीज का, जो हम 21 क्वेश्चन कर रहे हैं। इनमें से कौन सा 2D है? अब आप जब नीचे के 3 ऑप्शन देखते हैं तो भैया प्रिज्म, पिरामिड, प्रिज्म, और इन तीनों को हम प्रिज्म पिरामिड को तो अच्छे से पढ़ा है हमने कि पिरामिड कैसे बनता है, प्रिज्म कैसे बनता है, कंडीशन क्या होती है। तो वो हमने जितना देखा है, मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति यदि उनको सही से समझता है कि प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं, ये तो नहीं बोलेगा कि ये दोनों कैसे होते हैं, 2D फिगर होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? 3D होते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल जो हैं आपके, वो 3D हैं। केवल यही बचा रेक्टेंगल विच इज एन 2D फिगर। तो इसको हम कर सकते हैं मार्क एज आर ऑप्शन की भाई रेक्टेंगल जो है वो 2D फिगर है, बाकी सारे 3D फिगर हैं। तो वो गलत परिवार, मतलब गलत शादी में आ गया, उसको वापस भेज दिया जाए। किसी और की शादी में जाना था, किसी और की शादी में आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीन करेंगे, क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस ऑफ अ पिरामिड।
इनमें से कौन सी चीज एक पिरामिड का बेस हो सकती है? ठीक है, अब ध्यान दें, लाइन सेगमेंट। सर यदि लाइन सेगमेंट बेस होगा तो उसके ऊपर अगर आप कोई भी शेप खड़ा करेंगे तो वो 2D ही रहेगा। भाई लाइन सेगमेंट के ऊपर आप ट्राइंगल बैठा दो 2D रहेगा, स्क्वायर बैठा दो 2D रहेगा, 3D नहीं हो पाएगा, 3 डायमेंशनल नहीं हो पाएगा। तो लाइन सेगमेंट तो हट गया। सर्कल, सर सर्कल के ऊपर यदि आप कुछ रखते हैं तो वो कर्व्ड हो जाएगा, क्योंकि सर्कल स्वयं कर्व्ड है, तो जब उसके ऊपर कोई भी चीज रखी जाएगी तो वो भी कर्व्ड ही हो जाएगी। एग्जाम्पल, आपका सिलेंडर जो होता है उसकी साइड्स कैसी होती हैं? कर्व्ड ही तो होती हैं। कैसी होती है सिलेंडर की सरफेस? सर लैटरल होती है। ठीक है, तो यहां पे मतलब क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। लैटरल सरफेस एरिया मतलब बेसिकली सिलेंडर की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? कर्व्ड होती है, लैटरल नहीं होती है। सॉरी, चलिए, तो सिलेंडर भी हट गया। ओवल सिलेंडर का ही दूर का, सॉरी ओवल जो है वो सर्कल का दूर का रिश्तेदार है। जब सर्कल में नहीं हुआ तो ओवल में कैसे हो पाएगा? वहां पे भी जो भी बनेगा वो ओवल शेप का थोड़ा सिलेंडर बन जाएगा। बचा एक ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन के ऊपर जब भी आप किसी भी उसको बेस बनाएंगे और उसके ऊपर ट्राइंगल्स खड़े करेंगे, बिकॉज आप पिरामिड कैसे बनाते हैं? सर बेस के ऊपर ट्राइंगल्स को टिका के। तो भाई ऑक्टागन कैसा है? जिसकी 8 साइड्स होती है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 साइड्स होती हैं। तो भैया इसके ऊपर जब आप ट्राइंगल को ऐसे सेट करते जाएंगे तो कुछ इस प्रकार ट्राइंगल सेट हो जाएंगे और आपका 3D फिगर बन जाएगा, जो कि फिलहाल 2D लग रहा है, पर इट इज पॉसिबल टू मेक अ 3D फिगर विथ ऑक्टागन। बाकी तीनों के साथ पॉसिबल नहीं है, मतलब हम शायद अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्शन सी को हम करेंगे मार्क। केवल ऑक्टागन के साथ हो सकता है कि आप एक पिरामिड बना पाए, बाकी सबके साथ पिरामिड नहीं बन पाएगा। चलिए 6th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स डज नॉट हैव अ वर्टेक्स? इनमें से किस 3D शेप की वर्टेक्स नहीं होती है? वर्टेक्स क्या होता है बेसिकली? सर हिंदी में बोले तो कोना। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये है आपकी वर्टेक्स, जहां पे सारी चीजें मीट करती हैं, फेसेस भी और एजेस भी। ठीक है, तो भाई ये जो एज, ये जो कोना है, इसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में हम सामान्य भाषा में कोना कह सकते हैं, वैसे क्या होता है वो वर्टेक्स होता है। ठीक है, चलिए, तो वर्टेक्स किस चीज की नहीं होती? पिरामिड की वर्टेक्स, जी हां बिल्कुल होती है। प्रिज्म की वर्टेक्स वो भी होती है। ठीक है, सर कोन, सर कोन में तो हमेशा कर्व सरफेस होती है, उसमें कहां वर्टेक्स होगी? प्रभु ऐसे देखा जाए तो कोन में यहां तो वर्टेक्स होती है ना, इधर टॉप पे कुछ तो नुकीला होता है ना, कुछ तो पॉइंटेड एज होता है। तो फिर आपका क्या बचा? स्पीयर बचा, क्योंकि वो कैसा होता है? वो तो पूरा गोल लाडू होता है, लड्डू जैसा। अब भाई लड्डू में तो कुछ कोना है ही नहीं, इसलिए लड्डू सबको पसंद भी आता है, क्योंकि कुछ चुभता नहीं है, लड्डू खाओ तो मजा आता है। चलिए मिठाई की बातें बाद में करेंगे। तो हमारे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से, स्पीयर जो कि पूरा गोलाकार होता है, जिसमें कहीं पे भी कोना नहीं होता है, वो हमारा उत्तर होना चाहिए। क्योंकि सवाल में क्या पूछा? डज नॉट हैव। ठीक है, नॉट का ध्यान रखना। अगर कई बार क्या होता है, व्यक्ति पढ़ता है डज हैव, ठीक है, नॉट पढ़ना भूल जाता, तो जैसे ही देखा पहला ऑप्शन पिरामिड में होता है, मार्क करके आगे बढ़ जाओ। प्रभु इतना आगे बढ़ जाओगे कि बाद में नंबरों में पीछे आना पड़ेगा। तो कृपया जल्दबाजी ना करें, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए आराम से सोच समझ के सवाल को पढ़ के जवाब मार्क करें, आप कभी जीवन में गलत नहीं होंगे। चलिए, सॉलिड हैविंग ओनली लाइन सेगमेंट एज इट्स एजेस इज अ, इनमें से किस सॉलिड का लाइन सेगमेंट होती है एज एजेस? ठीक है, अब अगर आप कोन की और सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है, कोन की और सिलेंडर की बात करेंगे, तो भाई कोन की जो ये वाली एज होती है नीचे जो उधर होती है, क्या वो लाइन सेगमेंट होती है? नहीं सर, ये तो कुछ और ही है। अगर आप सिलेंडर की बात करेंगे तो उसमें भी नहीं होता है, कुछ और ही होता है। यहां पे देखो ये भी एजेस ही तो है ना, किनारा ही तो है। ठीक है, तो उसके बाद बचा क्या? हर पॉलीहाइड्रोन। भाई पॉलीहाइड्रोन में क्योंकि कैसे होते हैं? पॉलीहाइड्रोन में क्या हो जाता है सर? पॉलीहाइड्रोन में पॉलीगन हो जाते हैं। ठीक है, साइड में, मतलब जो एजेस होती हैं आपकी, जो फेसेस होते हैं, वो होते हैं कैसे? पॉलीगन होते हैं। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि वहां पे जो आपके एजेस होंगे, जब वो एक दूसरे को मिलेंगे तो लाइन सेगमेंट फॉर्म करेंगे। अब भाई रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से मिलाओगे तो लाइन सेगमेंट ही बनेगी ना। जैसे अगर यहां पर दो रेक्टेंगल शेप मिल गए तो क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट ही बनेगी। जैसे कि यहां पे बन रहा है लाइन सेगमेंट, तो एज कैसी है? लाइन सेगमेंट जैसी है। तो भाई पॉलीहाइड्रोन हमारा सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन डी पॉलीगॉन का तो रेफरेंस ही नहीं है बाकी तीनों से, वो तो पता नहीं क्यों दे दिया है, वो तो है ही 2D। ठीक है, परंतु फिर भी कई बार इंसान कंफ्यूज होकर जल्दबाजी में मार्क कर सकता है। चलिए
जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये इंसान कब मार्क कर सकता है, जब आपको दिमाग में या कि ये अंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर ये समझ में ना आया हो या फिर ये याद ना हो कि भाई पॉलीहाइड्रोन कहते किसको हैं। यदि आपको ये पता है पॉलीहाइड्रोन किसको कहते हैं, आप उसके बारे में कंफ्यूज नहीं है, तो फिर आप अपना जवाब सही मार्क करेंगे। वरना लोग क्या सोचते हैं, जिनको नहीं पता होता एग्जैक्टली पॉलीहाइड्रोन क्या है, इतना भारी वर्ड है ये तो पक्का ही नहीं होगा, पॉलीगॉन सिंपल लग रहा है वो मार्क कर देते। तो इस तरीके से भारी और सिंपल वर्ड को ना सोचें, कृपया समझ के रखें कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मार्क करें, आपके लिए काफी आसानी होगी। चलिए स्क्रीन साफ। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 8। इन अ सॉलिड इफ f इक्वल टू v इक्वल टू 5, अर्थात किसी भी सॉलिड के नंबर ऑफ फेसेस है 5, ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस है 5, वर्टाइसिस है 5, ठीक है, आपको बताना नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। अब फेस, वर्टाइसिस और एजेस से संबंध रखने वाला पूरे इस चैप्टर में, पूरे इस कॉन्सेप्ट में एक ही है, एक ही मिनी कॉन्सेप्ट है या फिर सब कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है यूलर्स फॉर्मूला। क्या कहता है ये फॉर्मूला? सर ये फॉर्मूला जो है हमारा आदरणीय, वो समानता बताता है, रिश्ते बताता है। किसके बीच में रिश्ते बताता है? तो सर वो बताता है कि फेसिस, एजिस और वर्टाइसिस में क्या कनेक्शन होता है। क्या बोला हमने कि भाई फेसिस, वर्टाइसिस और एजिस में क्या कनेक्शन होता है। अब दो तरीके होते हैं इसको लिखने के, एक तो होता है f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, एक ये, दूसरा f प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। ये कहां से आया? ये इसी वाले फॉर्मूले का थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है। माइनस ई को आपने वहां भेज दिया तो प्लस हो गया। अब आपको क्या दिया है? आपको फेसिस दिए हैं, वर्टाइसिस दिए हैं, आपको खाली एजिस निकालना है। फेसिस की वैल्यू पुट करो, वर्टाइसिस की वैल्यू पुट करो, एजिस और की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। तो 5 और 5 10, ये दो जो वहां प्लस में था साइड चेंज करेगा तो माइनस, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 8। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी 8। इसी के साथ ऑप्शन सी को हमने कर दिया है मार्क। क्या आपको यह समझ में आया? जी हां। तो आपके गणित में जो जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें एक और छोटा सा योगदान इनके द्वारा दिया गया है। हालांकि फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, परंतु इनका योगदान तो है। तो कृपया करके गणित में अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो कम से कम इनको तो कुछ ना बोलने, बिकॉज इन्होंने बहुत आसान सा फॉर्मूला दिया जिसमें आसानी से नंबर मिल जाते। जैसे अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो 2 नंबर पूरे के पूरे आपके। हाँ वही बात है, टीचर को पता है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वो भी 2 नंबर ही देती है सवाल के। चलिए f प्लस वी माइनस इक्वल टू 2, यूलर्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई करके इस सवाल का जवाब निकाल दिया है। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना कोई, क्योंकि ऐसा कोई आदेश नहीं था। चलिए अब आपको बताना है कि भाई ये जो हमारा डायग्राम दिया है यहां पे, ठीक है, उसका जब आप टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। क्या बताना है? टॉप व्यू बताना है। अब ध्यान दो, टॉप व्यू का मतलब है ऊपर से देखना है। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा। जी सर, ये सब नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये दब जाएंगे उसके नीचे। ये साइड की डिजाइन और फ्रंट की डिजाइन भी नहीं दिखाई देगी, केवल ये दोनों हिस्से दिखाई देंगे। थोड़ा इमेजिन करो, आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये नीचे वाला बॉक्स बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ये वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी ऊपर से, केवल ये दिखाई देगा। और आपको इसके ठीक बाजू में, हालांकि दोनों में एक माले का एक फ्लोर का गैप है, लेकिन जब आप ऊपर से देखते हैं तो अक्सर वो फ्लोर का गैप नहीं दिखता है, इसीलिए केवल आपको ये वाली डिजाइन वाली और उसके बाजू में ये दोनों वाली चीजें दिखाई देंगी, दोनों बॉक्स दिखाई देंगे। और ऐसी कौन सी डिजाइन है जो उससे मेल खा रही है? तो मेरे हिसाब से ये देखो, ये आ गई ऊपर वाली डिजाइन, ठीक है, और उससे एक फ्लोर नीचे, हालांकि उसके बाजू में दिखने वाले ये दोनों हमारे पत्थर। क्या आपको ये समझ में आया? तो जैसा कि हमने कलरिंग किया है वहां पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर ज्ञात होता है हमें, उसको हम कर देंगे मार्क, स्क्रीन को कर देंगे क्लियर, क्योंकि रंगारंग कार्यक्रम हो चुका है। और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 10, बस नहीं, अभी तो बहुत है। चलो सवाल क्रमांक 10 क्या बोल रहा है आपसे? द नेट शोन बिलो कैन बी फोल्डेड इनटू द शेप ऑफ अ क्यूब। ठीक है, जो आपको यहां पे नेट दिया गया है उसको आप फोल्ड करके कैसा बना सकते हैं? क्यूब जैसा बना सकते हैं। ठीक है, द फेस मार्क्ड विद द लेटर एल इज अपोजिट टू फेस मार्क्ड विद विच लेटर। यहां पे हम थोड़ा सवाल समझने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं पेन छोड़ दे रहा हूं। सवाल कह रहा है आपसे कि पहली बात तो आपको एक नेट दिया है। सर ये नेट का मतलब क्या होता है? देखो, नेट का मतलब होता है, आपने कभी बॉक्सेस देखे हैं? तो जब आप किसी बॉक्स को खोलते हैं तो उसकी जो सारी साइड्स होती हैं, टॉप और बॉटम होता है, उसको जब आप खोल के ऐसे फ्लोर पे बिछाएंगे, मतलब एक साइड से फाड़ के ऐसे ओपन करके, तो वो पूरा ओपन हो जाता है कि वो बना कैसे था, मतलब जब बनना स्टार्ट हुआ होगा तो कैसा दिख रहा होगा।
ठीक है। तो यहां पे भी वही है कि अब ये बनना स्टार्ट हुआ है, तो अब आप इसकी साइड्स को फोल्ड करके बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका आपको मिलता है पेस्ट्री अगर या केक आप लेते हैं तो उनके जो बॉक्सेस होते हैं उसमें कभी आप देखना साइड के जब आप फ्लैप को हटाते हैं तो वो ऐसे बॉक्स जो होता है ऐसे कार्डबोर्ड का पूरा ऐसे ओपन हो जाता है, तब आपको दिखता है कि अच्छा ये चीज ऐसे फिट हुई, ये ऐसे फिट हुई, तब जाके ये बॉक्स बना है। तो वैसा यहां पे आपको बताना है कौन किसके साथ फिट होगा और आपका बॉक्स कंप्लीट होगा। जैसे यहां पे क्या होगा, आप स्टार्ट करोगे ओ से, ये रहेगा फ्लोर के ऊपर, है ना। यहां से आप एन को फोल्ड करके ऊपर लाओगे, यहां से पी को फोल्ड करके लाओगे, ठीक है। यहां से एम आएगा फोल्ड होगी और यहां से एल आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, क्यू होगा बीच में, ठीक है। इधर साइड से मान लीजिए आपके पास आ गया एन, बहुत गंदा दिखेगा इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं, ठीक है। उधर से आ जाएगा एल, और जब एल आ जाएगा ऊपर तो बचा हुआ क्यू जो होगा वो घूम के मतलब एल के बाजू से आ जाएगा इस ओ के ऊपर। अगर मैं आपको एग्जैक्ट क्यूब बना के दिखाऊं तो शायद मे भी कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जहां पे सामने आपको दिखेगा एल, ठीक है, उधर बाजू में दिखेगा पी, इधर बाजू में दिखेगा एन, नीचे दिखेगा ओ, बिकॉज ओ से शुरू हुआ है सब कुछ, ठीक है। ऊपर आएगा क्यू जो कि एल के बाद है, तो पहले एल फिट होगा, एल के बाद क्यू वाले को फोल्ड करके फाइनली बंद करेंगे, और पीछे आएगा एम। ऐसा कुछ बनना चाहिए। क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं? जी हां सर बिल्कुल। अब आपको देखो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है द फेस मार्क्ड विथ लेटर एल, जो लेटर एल वाला फेस है, मतलब ये वाला फेस है, उसके अपोजिट वाला, उसके अपोजिट मींस ठीक सामने वाला, तो इसके अपोजिट तो उधर वाला फेस हो जाएगा, ठीक है। ये सारे तो आजू बाजू में, अपोजिट मतलब ठीक उस तरफ वाला, है ना। तो वो कौन सा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो है एम वाला, तो ऑप्शन ए होना चाहिए हमारा उत्तर। ये वाकई ही बहुत अच्छा सवाल है, आपको जीवन में बहुत जगह काम आता है। ऐसे बहुत से सवाल अक्सर किसी ओलंपियाड में, किसी एग्जाम में आते हैं जहां पे आपकी मेंटल एबिलिटी चेक हो रही है, ठीक है, कि भाई किस फेस के सामने कौन सा फेस होगा जब आप एक क्यूब बनाएंगे। तो कई बार एग्जाम में क्या होगा, आपको क्यूब बनाया दे दिया जाएगा और आपको गैस करना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन सा वाला नंबर होगा या कौन सा वाला अल्फाबेट होगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 10। क्या बोल रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन विल जनरेट अ कोन, इनमें से किस नेट को, ठीक है, आप जब फोल्ड करके चिपकाएंगे तो आपको एक कोन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये ट्राइंगल है, इसको आप कुछ फोल्ड कर ही नहीं पाओगे, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इन चारों को जब आप जोड़ देंगे, इसको भी, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ये है ना, पिरामिड जैसा। ये कोन जैसा तो नहीं दिख रहा है सर, तो फिर बचे कौन, बचे देखो पहला और आखिरी। अब देखो यहां पे ये तो आप शायद एक्टिविटी पहले कर चुके होंगे किस तरीके से कोन बनाया जाता है। तो जब आप इसको ऐसे उठा के फोल्ड करेंगे और एक के ऊपर एक चिपकाएंगे तो कुछ यूं बन जाएगा ये, जैसा कि हमारा कोन होता है। ये वाला जो सर्कल है ना, जो ये आधा है, ये बन जाएगा आपका ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। जहां पे सेंटर में ये है वहां पे वो बन जाएगा आपका ये टिप, और ये जो साइड्स की लाइन है ये कहां पे आ जाएंगी, ये इधर पे कहीं मीट होंगी, एक के ऊपर एक, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ट्राई करना, ही अच्छी एक्टिविटी है, कभी टाइम मिले आपको तो एक सर्कल बनाओ, मतलब इक्वल मेजरमेंट का, उसका 1/4 एक चौथाई हिस्सा, कितना 1/4 हिस्सा काट देना, उसके बाद चिपकाना, आपका कोन आसानी से बन जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, तो ऑप्शन ए होना चाहिए हमारा उत्तर। बाकी किसी केस में भी हमसे कोन नहीं बनेगा, जो भी नेट्स हमें गिवन है उनसे। चलिए स्क्रीन क्लियर, ऑप्शन ए मार्क किया हमने एज आंसर। अब हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिज्म, इनमें से कौन सी वाली डायग्राम प्रिज्म नहीं है, ठीक है। प्रिज्म के रूल्स क्या होते हैं सर? पहली बात तो वो क्या होना चाहिए सर, वो होना चाहिए पॉलीहाइड्रॉन, ठीक है, ये रूल हमने मान लिया। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन ये कहा गया है हमारे लाइक मैथ्स के ग्रंथ में या मैथ्स के हिस्ट्री में, ठीक है, या मैथ्स के जो भी बुक्स हैं उसमें क्या क्या गया, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए सर? दूसरा कंडीशन उसके टॉप और बॉटम के बारे में है कि भाई टॉप और बॉटम जो है वो कैसे होने चाहिए सर? वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और पॉलीगन होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। चलिए, और हमारी तीसरी कंडीशन क्या है सर? तीसरी कंडीशन है कि जो साइड्स हैं, साइड से शुड बी कैसी, जो साइड वाली वॉल्स हैं, जो साइड वाले फेसेस है वो कैसे होने चाहिए? मैं लिख देता हूं यहां पे साइड फेस, वरना आप बोलो कि ये कौन सी चीज लिख दी आपने। तो भाई साइड फेस जो है आपके शुड बी कैसे? शुड बी अ पैरेललोग्राम,
ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन ए है उसमें क्या हो रहा है सर, उसमें बेस और जो आपका नीचे वाला पार्ट है, बेस और टॉप है, वो कैसे हैं सर, वो पॉलीगॉन्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप जब साइड से देख रहे हैं तो साइड भी आपके कैसे हैं, साइड्स आपके पैरालोग्राम शेप में है, तो ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए ये हम काट देते हैं। ऑप्शन बी को देखिए तो भाई जो आपका टॉप है और जो बेस है वो दोनों कैसे हैं, वो पॉलीगॉन है, और साइड्स भी आपकी कैसी हैं, पॉलीगॉन टाइप की हैं, तो ये भी आपका जवाब हो सकता है। ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका बेस तो है पर इसका टॉप तो है ही नहीं, ठीक है। और टॉप ना होने में क्या हो जाता है सर, यदि टॉप नहीं है तो प्रिज्म नहीं रह जाता है, वो पिरामिड बन जाता है, ठीक है। तो ये शायद पिरामिड कहलाएगा, प्रिज्म नहीं कहलाएगा, ठीक है। थोड़ी इस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि पिरामिड है या नहीं है, पर क्योंकि इसके पास टॉप नहीं है तो पक्का ये प्रिज्म तो नहीं, क्योंकि प्रिज्म में क्या चाहिए होता है सर, प्रिज्म में टॉप और बॉटम दोनों चाहिए होता है, केवल एक से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। लास्ट वाले में भी अगर हम इसको ऐसे सीधे खड़ा कर देंगे तो ये आपका बेस बन जाएगा, मतलब अगर आप इसको यहां से धक्का देंगे तो ये सीधे खड़े हो जाएगा, तो ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका टॉप बन जाएगा, और जो साइड्स हैं आपकी वो आपकी बन जाएंगी यहां पे प्रिज्म को कंप्लीट करने वाली, ठीक है। तो जो ए बी और डी है, क्या बोला मैंने, ए बी और डी है, इनके पास टॉप और बॉटम है और इनके पास साइड्स भी है, मतलब जो साइड वाले फेस हैं वो भी हैं, परंतु सी में बॉटम तो है परंतु टॉप नहीं है, इसलिए वो हमारा प्रिज्म नहीं होगा। तो अगर मैं पूरी चीज साफ कर दूं तो कुल मिला के कहानी का सार ये बनता है कि भाई सी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर होगा, कि वो प्रिज्म नहीं है क्योंकि उसके पास बॉटम तो है परंतु टॉप नहीं है, और प्रिज्म बनने के लिए टॉप और बॉटम दोनों चाहिए होता है। तो इसी के साथ हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 13, वी हैव 4 कॉन्ग्रुएंट इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 कॉन्ग्रुएंट इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। व्हाट डू वी नीड मोर टू मेक अ पिरामिड, हमें और क्या चाहिए एक पिरामिड बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहां पे ऑप्शन क्या दिया, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, अ स्क्वायर विद द सेम लेंथ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो भी ट्राइंगल की लेंथ है उसी लेंथ का स्क्वायर मिलना चाहिए, ठीक है। 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स विद साइड लेंथ सेम एज ट्राइंगल, ठीक है। 2 स्क्वायर विद सेम लेंथ एज ट्राइंगल, तो मतलब डायमेंशन सेम होंगे ट्राइंगल जैसे, बस क्या चाहिए स्क्वायर या ट्राइंगल वो देखना है। चलो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रहा है वो आपको, अब यहां ध्यान देना, यदि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल देगा, और पिरामिड में क्या होता है सब, पिरामिड में पूरा खेल बेस का होता है, उसमें टॉप नहीं होता, तो जो आपके पास बेस में एक ट्राइंगल आ जाएगा, आप ये बाकी के बचे 4 ट्राइंगल एडजस्ट करना चाहेंगे तो एक यहां हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा, एक इस तरफ से हो जाएगा, आपका पिरामिड कंप्लीट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है इसकी हमें जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। सेकंड वाला ऑप्शन, स्क्वायर दे दिया आपको सेम साइड का, तो आपने पहले स्क्वायर को बनाया बेस, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर बाकी सारे ट्राइंगल्स को खड़ा करके कुछ इस तरीके से पिरामिड जैसा बना दिया, जो कि हूबहू कैसा दिखता है, हमारे जो वर्ल्ड फेमस पिरामिड्स हैं जो कि दुनिया में बने हुए हैं, कहां पे, शायद इजिप्ट में बने ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये मुझे आप बताएंगे कि कहां बने हैं, इजिप्ट में बने हैं शायद, वो जो पिरामिड है उनके जैसा दिख रहा है, तो सर ये तो पिरामिड बन गया। चलिए ये ऑप्शन मार्क करते हैं, बाकी भी देख लेते हैं। 2 ट्राइंगल, अरे भैया एक ट्राइंगल था वही हमसे एडजस्ट नहीं हुआ, आप 2 दे रहे हो तो हो ही नहीं पाएगा भाई साहब, ठीक है। एक और स्क्वायर दे रहा है, वो 2 स्क्वायर दे रहा है, जब एक स्क्वायर में बात बन गई दूसरे स्क्वायर का क्या करेंगे, और यदि मैं दूसरे स्क्वायर को फिट करना चाहूंगा तो मेरे पास जगह ही नहीं है भाई, वो जो एक स्क्वायर आपने दिया था एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट का, वो परफेक्टली फिट बैठ रहा है, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर आसान था, खाली देखो थ्योरी क्वेश्चन लग रहा है पर एक्चुअली बहुत सारा इसमें इमेजिनेशन चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कृपया करके थोड़ा सोच समझ के फिर ही आंसर मार्क करें, जल्दबाजी में ना मार्क करें कि 2-4 तो है, एक और दे दो, बना लेंगे अपने जो बनाना होगा, ऐसे नहीं, आपको सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की। अब सवाल क्रमांक 14 है हमारा, साइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 30 मीटर, एक स्क्वायर गार्डन है किसी पर्टिकुलर इलाके में जिसका साइड कितना है, 30 मीटर का है, मतलब सारी साइड्स 30-30 मीटर की, क्योंकि स्क्वायर है ये आपको पता है, ठीक है। इफ द स्केल यूज टू ड्रॉ इट्स पिक्चर इज 1 सेंटीमीटर इज टू 5 मीटर, सर इसका क्या मतलब हुआ, तो आदरणीय विद्यार्थी गण, इसका यहां पे ये मतलब है कि जब आप उस गार्डन को एक नोटबुक पे बना रहे तो भाई नोटबुक का साइज तो फिक्स है,
उसमें 30 मीटर बड़ा गार्डन तो हम बना नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम अपने नोटबुक के साइज के हिसाब से उस गार्डन को फिट करेंगे। ठीक है, तो वो जो फिट करने का रेशियो है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर इज टू 5 मीटर। अर्थात अगर मुझे अपने गार्डन का 5 मीटर का हिस्सा दिखाना है, मतलब मान लीजिए गार्डन का 5 मीटर का हिस्सा दिखाना है, 5 मीटर की बाउंड्री दिखानी है, तो मैं नोटबुक में कितना बनाऊंगा, केवल 1 सेंटीमीटर। उदाहरण के तौर पे यहां पे कितने हैं भाई, 30 मीटर है, अर्थात 5 मीटर कितनी बार आएगा सर, 30 मीटर में अगर हम काउंट करेंगे तो 5 मीटर आएगा 6 बार, क्योंकि 6 पंजे होता है 30 या 5 छक्का होता है 30। तो 5 6 30 या फिर 6 5 30, जैसे भी आप कहें। तो भाई एक बार को बाउंड्री बनाने के लिए आपको 5 मीटर के कितने टुकड़े लगेंगे, 6। तो इन 5 मीटर के टुकड़ों को आप अपने नोटबुक में कैसे दिखाएंगे, तो सर 5 मीटर का एक टुकड़ा मतलब 1 सेंटीमीटर। ऐसे अगर 6 टुकड़े हो रहे हैं तो कितने हो जाएंगे सर, 6 सेंटीमीटर। तो क्या आपको यह समझ में आया? तो वो गार्डन जो असल जिंदगी में 30 मीटर का है, नोटबुक में कितने का बनेगा सर, केवल 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की 4 साइड्स वाला बनेगा। क्या आपको यह समझ में आया? क्योंकि आपके नोटबुक में जगह सीमित है, इतना बड़ा स्क्वायर गार्डन आप नोटबुक में नहीं बना सकते। तो उसको छोटा करने के लिए आपने एक निश्चित पैरामीटर लिया, एक ऐसा मापदंड लिया जिससे कि आप उसको बना सके। ठीक है, क्या था वो, कि आपने बोल दिया कि भैया 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर होगा। ठीक है, चलिए, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इन द पिक्चर इज, अब ये जो आपने बनाया है नया, ठीक है, उसमें उसका पेरीमीटर कितना होगा आपको ये बताना है। सर हमारी एक साइड है 6 सेंटीमीटर की, क्या है, एक साइड है 6 सेंटीमीटर की। तो जब हम ऐसी चारों साइड्स बनाएंगे तो 6 सेंटीमीटर, ये भी कितने की बनेगी भाई, स्क्वायर है, सेम ही रहेगा डायमेंशन। तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये वाली भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि चारों साइड्स की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें चारों को ऐड करना पड़ेगा। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 करने पे आएगा कितना, उंगलियों पे न गिने, आप ज्यादा समझदार हैं, 6 इंटू 4 भी कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 24। तो ऑप्शन बी 24 आ जाएगा आपका आंसर। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये हमारा स्केल था, मतलब ये हमारा मापदंड था कि कैसे हम उस बड़े से पार्क को अपनी छोटी सी नोटबुक पे उखेर पाते हैं। ठीक है, चलिए, काफी सारे भारी हिंदी शब्दों का उपयोग जो कि मैं सीख के आया था घर से। चलिए, सवाल क्रमांक 15 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज अ वर्टेक्स, इनमें से किस शेप के पास वर्टेक्स है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए किसके पास वर्टेक्स। सर वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलूं तो कोना। ठीक है, अब कई लोग कोने को एज भी बोलते हैं। तो कोना मतलब बिल्कुल साइड वाला कोना, जहां पे सब कुछ मीट होता है, सामने के फेस भी और एजेस भी, वो वाला पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको इस सेशन में दिख रहा होगा, वो उधर पे ऊपर, इधर पे नीचे, वो सब क्या है, कोने हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी, कोई भी चीज ऐसे पॉइंटेड नहीं है, कोना नहीं है, तो उसमें तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे वाले में भी कहीं पे भी कुछ पॉइंटेड नहीं है, मतलब कोना नहीं है जहां पे सब कुछ मिल रहा हो, तो वो भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले में हाँ, ये जो ऊपर दिख रहा है इसको हम वर्टेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंटेड एज है और यहाँ पे आपके फेसेस जो है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये आपका एज वाला है, इस शेप के पास वर्टेक्स है, बाकी किसी के पास नहीं है। इनको भी क्या किया, बेसिकली ये कोन का है, उसको थोड़ा सा काट दिया है, तो ऊपर का जो ये नुकीला पार्ट था, जो पॉइंटेड पार्ट था, उसको कट कर दो तो ये वाला फिगर बन जाएगा। परंतु ये हमारे काम का नहीं है, हमें वर्टेक्स चाहिए, फेसेस नहीं चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी होगा सबसे बढ़िया। यहाँ पे दिख रहा है कोना है हमारे पास, तो उसको हम कर देंगे मार्क ऑप्शन सी को और मूव करेंगे अहेड। अब सवाल क्रमांक 16, इन द गिवन मैप, जो आपके पास मैप गिवन है यहाँ पे ठीक मेरे पीछे, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज शोन बाय यूजिंग द स्केल 1 सेंटीमीटर इज टू 0.5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे असल जीवन में ये सारी चीजें बहुत दूर दूर होंगी, ठीक है, परंतु उनको नोटबुक पे उतनी ही दूरी के साथ बना पाना असंभव है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उतने बड़े से शहर के मैप को एक छोटे से कागज पे उखेरने के लिए हम जो भी डिस्टेंस होता है उसको एक
छोटी मात्रा में बता देते हैं, उसकी व्याख्या एक छोटी मात्रा में कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे जब व्यक्ति 0.5 किलोमीटर चलेगा अर्थात आधा किलोमीटर चलेगा, हमारे कागज के पन्नों पे वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर मूव करेगा। मतलब सोच रहे हो, यदि व्यक्ति 50 किलोमीटर चल जाएगा तो हमारे कागज के टुकड़े पे कितना दिखेगा, खाली 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, इट इज 0.5 किलोमीटर। तो 0.5 किलोमीटर है मतलब आधा किलोमीटर। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना है कैसे आप कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए अब यहां पे आपको क्या बोल रहा है, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द बुक शॉप इज, स्कूल और बुक के बीच, स्कूल और किसके बीच में, स्कूल और आपको बुक शॉप के बीच में डिस्टेंस बताना। अब देखो यहां पे स्कूल है यहां पे, ठीक है, बुक शॉप है यहां पे, दोनों के बीच की दूरी लिखी हुई है 2.2 सेंटीमीटर। भाई 2.2 सेंटीमीटर लिखी हुई है, आपको बताना है कि इसकी दूरी असल किलोमीटर में कितनी होगी। क्या करेंगे सर, 2.2 सेंटीमीटर है भाई, 1 सेंटीमीटर कितना होता है सर, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 0.5 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से आपको 2.2 जाना है तो क्या करोगे सर, इंटू कर देंगे 2.2 से। अब जब इस तरफ इंटू करोगे तो गणित का नियम क्या कहता है कि दोनों पक्षों को सेम चीजों से किया जाता है, चाहे आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। यहां पे जब आप 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 2.2 सेंटीमीटर मिलेगा, यहां पे जब आप 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा सर, 2.2 इंटू 5 करेंगे तो, या 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 मिलेगा। डेसिमल है यहां पे 2 जगह पे, तो आपको कितना मिलेगा सर, 1.1 किलोमीटर मिलना चाहिए, जो कि होगा हमारा ऑप्शन डी। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। क्या किया हमने सिंपल गणित के कॉन्सेप्ट का यूज किया, जहां पे हमें यह बताया गया कि क्योंकि इतने बड़े डायग्राम को, इतने बड़े मैप को हमारी नोटबुक में बनाना असंभव है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे साइज का मिनिमाइज कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं और फिर जूम आउट कर देते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम अपने डायग्राम को चेंज करते हैं, अपनी डायमेंशंस को चेंज करते हैं। हमें इस बार उल्टा करने को कहा गया था, तो मतलब अगर कल को कोई व्यक्ति स्कूल से बुक शॉप जाएगा तो वो गाड़ी को 2.2 सेंटीमीटर नहीं चलाएगा, वो गाड़ी को कितना चलाएगा, 1.1 किलोमीटर तक चला के ले जाएगा कि चलिए अगर हमें बुक स्टोर जाना है तो 1.1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हालांकि मैप पे वो 2.2 ही था, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में, तो वो तो ऐसा था गाड़ी से अगर चल के एक कदम आगे लेगा तो भी 2.2 कवर हो जाएगा। तो उतने पास थोड़ी है बुक स्टोर तो दूर है, कितना किलोमीटर है, 1.1 किलोमीटर दूर है। तो ये हमने मैप की मदद से और मैप के स्केल की मदद से सवाल का उत्तर निकाला। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 17 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर अ पॉलीहाइड्रोन, इनमें से कौन सी चीज किसी पॉलीहाइड्रोन के लिए सत्य नहीं हो सकती। ट्रू का मतलब क्या, सही नहीं हो सकती है। अब भाई पॉलीहाइड्रोन में वर्टेक्स, फेसेस और एजेस का कनेक्शन कौन बताता है, माफ कीजिएगा सर, वो बताते हैं हमारे आदरणीय सम्माननीय यूक्लियर जी। ठीक है, तो उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है, यूलर फॉर्मूला। तो सर यूलर फॉर्मूला कहता है कि भाई फेसेस और वर्टाइसिस को जोड़ोगे और उसमें से एजेस को घटाओगे तो हर बार जवाब आएगा 2। तो इन चारों ऑप्शन में वो वाला जवाब जिसमें जवाब 2 नहीं आ रहा है वो आप गलत मार्क कर देंगे। चलिए वर्टाइसिस और फेसेस को क्या करना है, ऐड करना है, तो 4 और 4 8, उसमें से माइनस करेंगे हम एजेस तो -6, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, मतलब ये वाला सही है, ऐसी डायमेंशन हो सकती है। अगला 8 और 6 जोड़ने पे आएगा 14, उसमें से करेंगे 12 माइनस तो आएगा 2, तो ये भी सही है। ठीक है, 20 और 12 जोड़ने पे आएगा 32, उसमें से 30 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 2। तो भाई वैसे तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी मार्क करना ही हमारे लिए असल में उत्तर होगा, परंतु एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 6 और 4 हो जाएगा 10, उसमें से माइनस करेंगे 6 तो उत्तर आएगा 4, जो कि गलत है। उत्तर कितना आना चाहिए, फेसेस और वर्टाइसिस को ऐड करने के बाद और एजेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आना चाहिए, इनका 4 आ रहा है तो एक्स्ट्रा है तो गलत है। अच्छा एक बात और, जैसे यहां पे कई बार ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे यहां पे तो दिया है वर्टाइसिस, फेसेस, एजेस, और चारों ऑप्शन में इसी पैटर्न में जा रहा है। कई बार क्या होता है एग्जाम में ऑप्शन ए आपको दे देंगे वर्टाइसिस, फेसेस एंड एजेस की वैल्यूज, ऑप्शन बी में दे देंगे वर्टाइसिस, एजेस एंड फेसेस। और कई बार इंसान जल्दी में क्या होता है तो क्या करता है सर, जल्दी में होता है तो पहले दोनों को ऐड करेगा, तीसरे को माइनस कर देगा। ठीक है, और अगर आप इस वाले में वही चीज कर देंगे तो आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे।
तो गलत रास्ता पकड़ने से बचिए। कृपया चेक करें पहले कि चारों ऑप्शन जो है आपकी उसमें वर्टाइसेस, फेजेस और एजेस सेम पैटर्न में है या नहीं है। या तो पहले फेज फिर वर्टाइस फिर एजेस हो तो भी चलेगा। तो सेम पैटर्न में है तभी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें। अगर पैटर्न अलग अलग हो तो एक बार पहले चेक कर लें कि किसको किससे ऐड करना और किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तभी अपना उत्तर मार्क करें। यह अधिक जानकारी जनहित में थी जारी, कृपया अपने दोस्तों को भी बताएं और उन्हें भी दुर्घटना से बचाएं। चलिए ऑप्शन डी किया था हमने मार्क। प्रश्न क्रमांक 18, इन अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ रूम एन आर्टिस्ट आर्किटेक्ट हैज शोन द हाइट ऑफ द रूम एज 33 सेंटीमीटर। तो भाई कमरे की हाइट डायग्राम के हिसाब से है 33 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द एक्चुअल हाइट ऑफ द रूम इज 330 सेंटीमीटर। अब भाई 33 सेंटीमीटर कितना होता है, तो भाई आपके घर में जो होता है ना स्केल जिससे आप चीजें नापते हो, उसका जो बड़ा वाला स्केल है, ठीक है, वो होता है 30 सेंटीमीटर। उससे थोड़ा ज्यादा उतना रूम की हाइट होगी तो केवल एक ही इंसान जा पाएगा, वो है टॉम एंड जेरी का जेरी। टॉम भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी बताया है कि भाई 33 सेंटीमीटर थी रूम की हाइट इन डायग्राम, ठीक है, और असल हाइट थी 330 सेंटीमीटर। अब ये कितना होता है 330 सेंटीमीटर, ये हो गया भाई 3 मीटर और उससे थोड़ा और ज्यादा, तो मतलब ये हो गई सही हाइट, ठीक है। आमतौर पे मनुष्य की हाइट 1-1.5 मीटर के बराबर होती है, तो 1-1.5 मीटर ये, उससे भी थोड़ा ज्यादा कल को सर टकराना जाए, तो मतलब काफी हाइट है, मतलब ये ठीक है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं हाइट ज्यादा है कि कम है, हमें ये डिस्कस करना है कि इनका स्केल क्या है, मतलब किस मापदंड का उपयोग करके डायग्राम बनाया गया है। सर अगर 330 सेंटीमीटर को 33 सेंटीमीटर के रूप में दिखाया गया है तो यह तभी हो सकता है जब इसको 10 से डिवाइड किया गया हो। मतलब 10 सेंटीमीटर दिखाने के लिए, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का उपयोग किया है। तो मतलब डायग्राम में 1 सेंटीमीटर और असल में 10 सेंटीमीटर। तो डायग्राम में अगर 33 सेंटीमीटर था उसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये प्रश्न। जी हां सर, बिल्कुल आसान। तो स्केल क्या हो जाएगा 1:10। आपने सीधे सीधे मार्क कर दिया 1:10, क्योंकि वहां 33 था और यहां 330। भाई इंटू 10 करेंगे तभी तो ये रेशियो सेट हो पाएगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 19 क्या बोल रहा है आपसे? द फॉलोइंग इज अ मैप ऑफ अ टाउन। ठीक है, एक टाउन का मैप है जिसमें दिखाया है कि आपको ये डायग्राम है और आपको इसके बेसिस पे सवाल क्रमांक 19 से लेकर 21 तक का जवाब देना है। द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन द टाउन इज। ठीक है, अब हॉस्पिटल को दर्शाया कैसे गया है? हॉस्पिटल को दर्शाया है कुछ इस प्रकार। तो आपको ऐसा वाला ढूंढना है जहां पे आपको हॉस्पिटल दिखे। ठीक है, क्या हम इसको हॉस्पिटल बोलेंगे? यस सर। उसके अलावा क्या हम इसको हॉस्पिटल बोलेंगे? यस सर। क्योंकि भाई देखो सेम ही, लेकिन वो छोटा हॉस्पिटल ये बड़ा हॉस्पिटल ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो टिल्टेड वाले हैं वो हॉस्पिटल नहीं है, वो जनरल स्टोर है। ठीक है, इस बात का डिफरेंस ध्यान रखना। तो मतलब कुल मिला के कितने हॉस्पिटल होंगे? सर 2 की यहां पे गिनती की जा चुकी है, तो 2 हमारा उत्तर होना चाहिए। चलिए उत्तर है 2, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। स्क्रीन करेंगे क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 20। ठीक है, डायग्राम में तो शायद हमें पीछे जाना पड़े वापस। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जनरल स्टोर्स एंड द ग्राउंड। तो आपको क्या चाहिए कि भाई जनरल स्टोर और ग्राउंड का क्या रेशियो है। तो उसके पहले पता होना चाहिए कि शहर में जो मैप दिया है उसमें कितने जनरल स्टोर है और कितने ग्राउंड है। गिनो ग्राउंड कितने हैं। तो ग्राउंड को दिखाया है ट्रायंगल से, त्रिभुज से। तो 1 2 3 4 त्रिभुज तो मुझे दिख रहे हैं। तो मतलब कितने ग्राउंड हैं? सर 4 ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड की संख्या है 4। अब जब जनरल स्टोर गिन लीजिए, ये ऐसे किस टाइप के आप कह सकते हो, पैरेललोग्राम टाइप के जो है उनको आप जनरल स्टोर कहेंगे। तो वो गिनिए सर। ऊपर तो यहां पे 1 2 दिख रहे हैं, क्योंकि बीच में देखो एक डंडी दिख रही होगी अगर आप मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, फिर यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6। तो ये 2 आजू बाजू में, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां। तो 6 हैं जनरल स्टोर। तो अगर आप हमारे सवाल पे आ जाएं तो भाई किसका निकालना है रेशियो? जनरल स्टोर और ग्राउंड का रेशियो आ रहा है हमारा, मतलब वैल्यू आ रही है 6:4। 6/4 कैंसिल करोगे आप तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3:2 होना चाहिए हमारा जवाब। क्योंकि रेशियो में हमेशा क्या रूल होता है
कि यदि सिंप्लीफाई हो रही हैं चीजें तो सिंप्लीफाई करके उत्तर लिखा जाएगा और वही आपका रेशियो होगा। तो इसी के साथ हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 21 भी उसी डायग्राम के बारे में, तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि द नंबर ऑफ स्कूल्स इन द टाउन इज, शहर में कितने स्कूल हैं ये आपको बताने हैं। डायग्राम की तरफ हम रुख करेंगे, भाई शहर में कितने स्कूल हैं ये आपको बताने हैं। स्कूल किस तरीके से दिखाए गए हैं, कुछ इस प्रकार। तो एक तो मुझे ये दिख गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर और पांचवा स्कूल इधर है। क्या आपको और कहीं स्कूल दिख रहे हैं? नहीं सर, इस तरह की 5 ही आकृतियां दिख रही हैं, तो पांचों को हम मार्क कर देंगे और हमारा जवाब होगा 5 स्कूल्स आर देयर। कितने स्कूल हैं? 5 स्कूल हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। हमने गिन के भी बता दिया कितने स्कूल हैं, 5 हैं। तो इसी के साथ शायद यहां पे हमारा एमसीक्यू का सिलसिला होता है खत्म। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। चलिए 22 से लेकर 41 तक आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो सवाल क्रमांक 22 से लेकर 41 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड, स्क्वायर प्रिज्म को और क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कोई मुझे बता सकता है? सर स्क्वायर प्रिज्म का मतलब होगा कि आपका बेस स्क्वायर है, आपका बेस बेसिकली, तो बेस हो गया स्क्वायर शेप, ठीक है। और जब अब स्क्वायर शेप बेस होगा तो जो ऊपर आजू बाजू में जो बिल्डिंग बनेगी वो भी थोड़ी स्क्वायर शेप के जैसी ही बनेगी। तो आपका जो इन दी एंड जो आपका फिगर बनेगा 3D वो कैसा बनेगा? जी हाँ बिल्कुल, इट वुड बी CUBE, क्यूब जैसा बनेगा, ठीक है। अब इसी का रिश्तेदार हो जाएगा अगला सवाल जो कह रहा है भाई अब की बार बेस कैसा हो गया? रेक्टेंगुलर हो गया। तो जब बेस रेक्टेंगुलर हो जाएगा तो क्यूब का ही रिश्तेदार हो जाएगा, कैसा सर? क्यूबॉइड जैसा हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अगर बेस है स्क्वायर तो आजू बाजू की जो दीवारें बनेंगी वो भी बनेंगी स्क्वायर शेप जैसी, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? क्यूब जैसा हो जाएगा। अब अगर बेस रेक्टेंगल है तो आजू बाजू की जो बिल्डिंग बनेगी, जो दीवारें बनेगी वो भी बनेगी रेक्टेंगल शेप की, तो वो क्यूबॉइड के रूप में दिखेगा। क्या आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया? जी सर, बेस है स्क्वायर तो क्यूब, बेस है रेक्टेंगल तो फिर क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए सवाल क्रमांक 24, इन अ फिगर, इन द फिगर जो कि हमारे पास यहां पे है ए, द नंबर ऑफ फेसेस मीटिंग एट बी, ठीक है। अब जो पॉइंट बी है वहां पे कितने फेस मिल रहे हैं ये आपको गिन के बताना है। चलिए गिनिए मेरे साथ। सर पहला फेस ये तो 1, ठीक है। दूसरा फेस ये, ठीक है। तीसरा फेस यहां जहां पे बी लिखा है और चौथा फेस इधर है जहां पे ये वाला है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 4 फेसेस मिल रहे हैं किधर? बी के पास। तो कितने सर? 4 फेसेस, इंग्लिश में FOUR, हिंदी में 4 और गणित के शब्दावली में 4, जैसा भी आप लिखना चाहें आपका उत्तर सही होगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर। तीनों सवालों का हमने दे दिया है जवाब। अब हम मूव करेंगे सवाल क्रमांक 25 की तरफ, जो क्या बोल रहा है आपसे कि अ पिरामिड ऑन एन n-sided polygon has dash faces, ठीक है। अब जब एक पिरामिड बन रहा है तो पिरामिड बनता है बेस पे। अब बेस पे कितने पॉलीगॉन है, कितने साइड वाला पॉलीगॉन है? तो n साइड्स वाला, ठीक है। तो उसके फेस कितने होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, सबसे छोटा जो बनता है वो बनता है ट्राइंगल पे, ठीक है। तो अब उसके जब आप फेस गिनेंगे तो ट्राइंगल के ऊपर बनेगा तो एक ट्राइंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कुछ यूं बनेगा, ठीक है। इसके आप फेसेस गिनिए तो सर 1, ये 2 और ये 3, और एक नीचे जो है बॉटम वाला जो पूरा है जिसपे वो पूरा टिका हुआ है वो भी तो एक फेस है ना, बेस वाला, तो 4, ठीक है। अब जब आप स्क्वायर शेप बनाएंगे इसको, अभी तो आपने ट्राइंगल पे बनाया था, स्क्वायर पे जब आप बनाएंगे तो भाई स्क्वायर पे भी 4 ट्राइंगल जोड़े जाएंगे। 3D में आप इमेजिन कीजिए तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस और 5वां फेस जिसपे वो पूरा खड़ा है जो उसका बेस है, 5 फेसेस। तो 3 था तो 4, 4 थे तो 5, 5 होते तो 6 और n है तो कितना? n+1 फेसेस होने चाहिए। क्या यहां पे मैंने कुछ रटा हुआ आंसर बताया? नहीं सर, आपने खाली डायग्राम बना के चीजों को इमेजिन किया और हमें सॉल्व करना सिखाया। तो कृपया आप भी एग्जाम में कुछ भी रट के ना जाएं, डायग्राम को सोचे, इमेजिन करें, उसके बाद अपना आंसर मार्क करें कि कैसा होगा आंसर।
चलिए, इफ अ सॉलिड शेप हैज 12 फेसेस, ठीक है। अब भाई फेसेस वर्टाइसिस की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए सर? दिमाग में आना चाहिए आदरणीय यूलर जी का फॉर्मूला, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एजेस निकालना, भाई फेस और वर्टाइसिस को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 32, ठीक है। उसमें से जब आप 2 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएंगी एजेस, क्योंकि ऐसे तो f प्लस वी माइनस ई होता है 2, और गणित के नियमों का इस्तेमाल करें तो f प्लस वी हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2, और e जाएगा उस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपका उत्तर होगा 32 माइनस 2 मतलब 30 हो जाएगा आपका एजेस। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। अगला सवाल देख ले हम लोग। पहले हम स्क्रीन क्या करते हैं, बिकॉज बहुत कुछ लिख दिया हमने। तो अगला सवाल है हमारा 27 वाला, द गिवन नेट, जो आपको यहां पे नेट दिया गया है, कैन बी फोल्डेड, इसको फोल्ड करके जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, देखने वाली बात यह है कि इसके जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल की शेप की है, ठीक है। तो जब आप इनको ऊपर उठा के लाएंगे, इन दोनों पहलुओं को, इन दोनों को, तो जब आप इनको उठा के लाएंगे और मैच करवाएंगे तो इनका टॉप जो है वो कैसा बनेगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको एग्जैक्टली बना के दिखाऊं तो साइड में ट्राइंगल, ऊपर और ये नीचे वाला बेस कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। और जहां पे सिर्फ बेस हो, टॉप नहीं हो, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं सर? जहां पे सिर्फ बेस हो, टॉप नहीं हो, उसको आप कहते हैं पिरामिड। तो क्या बनेगा? ये पिरामिड बनेगा, PIRAID। पिरामिड की स्पेलिंग सही है शायद तक, मुझे जहां तक पता सही नहीं, PYRA, पिरामिड में M खा गया मैं, तो पिरामिड MID। चलिए, और कौन सा है? चाहे तो आप इसका बेस लिख सकते हैं, तो बेस है भाई रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर पिरामिड भी आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको ये बता सकेंगे कि बेस कैसा है। और मैंने कैसे जज किया वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो भाई पिरामिड है कि नहीं वो जज करने के लिए साइड वाले पहलू देख लिया करो, और ऑल्सो कितने आपको फोल्ड्स करना अलाउड है। अगर यहां पे एक और होता तो वो ऊपर छत पे आ जाता, पर यहां पे क्योंकि वो नहीं है तो छत पे आने वाला कोई नहीं है, सबको आपस में मिलकर ही ढकना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलके ऊपर से छत ढक देंगे और साइड से ये दोनों कवर कर देंगे, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो क्या होगा आपका उत्तर? पिरामिड, या फिर रेक्टेंगुलर पिरामिड भी आप बोल सकते हैं। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब सवाल क्रमांक 28 है हमारा, अ सॉलिड फिगर वेयर ओनली वन वर्टेक्स इज अ डैश, ठीक है। ऐसा सॉलिड फिगर जिसकी एक ही वर्टेक्स होगी, ये इसी सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, काफी जगह पे हम देख भी चुके हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CONE, क्योंकि उसके पास एक वर्टेक्स होती है, ये ऊपर वाली, तो इसको हम कहेंगे कोन, जिसकी एक वर्टेक्स होती है। बाकी सबकी या तो होती है, ज्यादा होती है, या तो नहीं होती है, पर एक वर्टेक्स वाला कौन है? एक ही है, आदरणीय कोन। चलिए, टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन अ पिरामिड विच हैज 8 एजेस, ठीक है। ऐसा पिरामिड जिसके पास 8 एजेस हैं, ठीक है, उसके आपको फेसेस बताने। तो भाई पिरामिड कैसे बनता है सर? पिरामिड बनता है हमारा हमेशा बेस रहेगा एक, मे बी अ ट्राइंगल, ठीक है। हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ट्राइंगल है, ठीक है, ये उसके साइड के वॉल्व कुछ यूं बन जाएंगे। अब जरा इसके एजेस गिन के बताओ। तो सर अगर मैं रंग अलग करके एजेस गिनूं तो 1, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 एजेस दिख रही है मुझे। तो यहां तो 6 एजेस है, वहां किसकी बात कर रहा है? 8 की बात कर रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे वाले की, जिसमें नीचे हो जाएगा एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, और साइड में आ जाएंगे ट्राइंगल, तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें गिन लेते हैं कितने हैं इनके एजेस। तो भाई 1 2 3 4, ये 5वां 6वां 7वां और 8वां, इसमें है 8 एजेस। तो इसको आप क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। लेकिन आपको नंबर ऑफ फेसेस बताना है, तो भाई 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस, और सबसे नीचे वाला बेस जो है वो हो जाएगा 5वां फेस, तो 5, हिंदी में लिखे तो 5, ऐसे लिखते ना, हाँ जी, और न्यूमरिक में लिखें तो इस तरीके से 5 लिखेंगे। सब केसेस में उत्तर वही है, 5 आपका आंसर होगा। चलिए, द नेट ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज डैश रेक्टेंगल्स, ठीक है। अगर आप किसी रेक्टेंगुलर प्रिज्म का नेट बनाएंगे, मतलब जब वो बनना स्टार्ट होता है, जब आप उसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो उसमें कितने रेक्टेंगल होंगे सर? एक तो बेस का होगा, उसके बाद 4 साइड्स आएंगी, तो एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये,
और एक टॉप होगा जो कि इसी के बाद लगेगा, मतलब पहले साइड लगेगी और साइड के ऊपर टॉप लग जाएगा। तो गिनिए कितने रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल हो जाएंगे। कितने सर? SIS 6, हिंदी में कहेंगे तो 6 रेक्टेंगल, और न्यूमेरिक भाषा में कहेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। हिंदी में कैसे लिखते हैं, मतलब हमारी देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है 6, वो अगर मुझे कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको एक स्पेशल इनाम दूंगा, वो भी बाद में। चलिए ये हो जाएंगे हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व। सवाल क्रमांक 31, इन अ थ्री डायमेंशनल शेप है आपके पास, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइंस टू वर्टाइसेस दैट डज नॉट लाई ऑन विच फेस, सेम फेस। क्योंकि अगर सेम फेस वाली वर्टेक्स को आप ज्वाइन करते हैं तो वो एज बनाती है। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जो सेम फेस पे नहीं है, मतलब आसपास नहीं है, दूर दूर है, उनको ज्वाइन करना कहलाता है डायगोनल ड्रॉ करना। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्यूबॉइड में जब आप मान लीजिए छोटा सा क्यूबॉइड है तो इस कोने को उस कोने से जोड़ रहे हैं, वहां पे आप सेम फेस वाले को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है डायगोनल। चलिए तो इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर, मतलब ये वाले हिस्से को। तो जो सेम फेस पे नहीं होते, यदि सेम फेस पे हो जाएगी तो वो क्यूबॉइड या 3D फिगर की डायगोनल नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलिए इन अ 4 किलोमीटर ऑन अ मैप, 4 किलोमीटर आपको मैप पे दिखाना है, इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। क्या रिश्ता है भाई? 4 किलोमीटर की दूरी मैप पे 1 सेंटीमीटर है, तो 16 किलोमीटर की कितनी हो जाएगी? सर 4 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बना रहा है, तो पहले ये देखते हैं कि 16 किलोमीटर बनाने में कितने 4 किलोमीटर लगेंगे। तो भाई 4 किलोमीटर को जब आप 4 बार गुणा करेंगे तब 16 किलोमीटर बनेगा। अब जब आप इसको 4 बार गुणा कर रहे हैं तो इससे संबंधित जो संख्या है उसको भी 4 बार गुणा करेंगे, क्योंकि भाई गणित में क्या होता है, गणित में नियम सिंपल है, जो एक तरफ होगा वही दूसरी तरफ होगा। तो 1 into 4 मतलब 4 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए 33 देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है हमसे कि इफ एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 110 किलोमीटर। ठीक है, यदि दो जगह के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है और उसको आप मैप पर कैसे दिखा रहे हैं? मैप पर आप 25 mm के थ्रू दिखा रहे हैं, तो आपने क्या स्केल यूज किया? ठीक है, मतलब 110 किलोमीटर किसके बराबर हो गया सर? 25 mm के बराबर हो गया, तो 25 mm कैसा हो गया? 110 किलोमीटर। चलिए अब स्केल कैसे बनाएंगे हम? तो सर 1 mm यहां लिख देंगे क्योंकि हमें स्केल बताना है, तो 25 को कर दिया आपने 1, तो इस तरफ आपने क्या किया? 25 से डिवाइड किया, तो इस तरफ भी आप क्या करेंगे? 25 से डिवाइड करेंगे। 110 को 25 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा सर? 110 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100। 10 है छोटा, आप लगाएंगे दशमलव, तो यहां हो जाएगा एक और शून्य। 25 चौके फिर से 100 मतलब 4.4 1 mm मतलब 4.4 किलोमीटर। ठीक है, कैसे बताया स्केल हमने? तो भाई हमने छोटी वाली यूनिट को 1 के बराबर रख दिया, क्योंकि हमारा जो मैप है उस पे यही यूनिट काम करेगी। ठीक है, दूसरी वाली को तो दर्शाया गया है, तो जिससे दर्शाया है उसको हम लोग बताएंगे ना किसके बराबर है। तो भाई 25 mm को दर्शाया था मैप पे, भाई मैप पे कितना बनाया था? 25 mm, तो उसी को हमने किया स्केल यूज करने के लिए सिंप्लीफाई, 1 तक लेके आया, उसको कैसे डिवाइड किया? जब आप इस तरफ डिवाइड करेंगे तो उस तरफ भी करना पड़ेगा। तो आपका उत्तर क्या होगा सर? आपका उत्तर होगा ये कि 1 mm है 4.4 किलोमीटर के बराबर मैप पर। ठीक है, चलिए अब अगला। अब पेंटागन प्रिज्म हैज डैश फेसेस। ठीक है, पेंटागन प्रिज्म मतलब क्या हो जाएगा सर? पेंटागन प्रिज्म का मतलब हो जाएगा कि आपका जो बेस है वो कैसा है सर? वो पेंटागन शेप का है, कुछ इस प्रकार। थोड़ा अच्छे से हम ड्रॉ करते हैं इसको। चलिए, पिरामिड पेंटागन और प्रिज्म मतलब टॉप और बॉटम दोनों कैसे हैं सर? दोनों है प्रिज्म, दोनों है पेंटागन शेप के। तो मान लीजिए हमारा एक बन जाएगा कुछ इस प्रकार, दूसरा बन जाएगा कुछ यहाँ पे, ये टॉप और ये बॉटम बन जाएगा। मतलब अगर हम साइड व्यू देख रहे हैं मान लीजिए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है ना? यस सर। अब आपको क्या बताना है इसमें सर? इसमें ये बताना है कि कितने फेसेस होंगे। कैसे गिनोगे सर? एक तो ये वाला फेस हो गया, एक ये वाला हो गया टॉप और बॉटम का, तो इनको हमने गिन लिया 2। ठीक है, साइड में सर एक ये वाला, जी हाँ बिल्कुल 3,
एक ऊपर यहां पे 4, ठीक है, एक इसके जस्ट इधर पे, इधर जो दिख रहा है यहां पे वो हो जाएगा 5, एक नीचे उसके 6 और एक सबसे नीचे 7 होना चाहिए। कितने? 7 फेसेस होने चाहिए हमारे हिसाब से किसके? पेंटागनल प्रिज्म के। कैसा होता है पेंटागनल प्रिज्म? ऊपर नीचे कितने होंगे? 5 हो, तब वो होते हैं पेंटागन होते हैं, मतलब 5 साइड वाला। तो हर एक साइड का मान लो एक एक फेस जो ज्वाइन होगा, तो 1 2 3 4 5 तो वही हो गए, ठीक है। उसके बाद एक टॉप एक बॉटम, ठीक है, तो वो हो जाएगा 5 और 2 7 फेसेस होने चाहिए। अब सेकंड देखो, आपके पास एक पिरामिड है जिसका हेक्सागोनल फेस है। पिरामिड में क्या होता है सर? पिरामिड में केवल आपके पास बॉटम होता है, बेस होता है, टॉप नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे जब आप ट्राइंगल से ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर मैं टॉप व्यू डिजाइन करूं तो सारे पिरामिड ऐसे नोक जैसा बनाएंगे। अब यहां पे देखो कितने वर्टाइसेस होंगे, तो सर 1 ये रहा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 वर्टाइसेस होंगे हमारे हिसाब से। 7 7 लिख लीजिए या फिर हिंदी में लिख लीजिए 7। स में आ की मात्रा सा और त, 7, ठीक है। यहां पे आपको रिवीजन हो गया, बचपन में आपने कैसे पढ़ा था 7 लिखना, ठीक है। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 36 है, बहुत ही आसान सा, कि ये जो चित्र है ये इस हाउस का कौन सा व्यू है। अब हमने 3 व्यू पढ़े हैं, कौन सा? सर फ्रंट व्यू तो फ्रंट, सर साइड व्यू तो साइड, और एक यहां पे ऊपर से जो होता है वो होता है टॉप व्यू। अब जब आप टॉप से देखेंगे इस घर को तो आपको छत का ये वाला हिस्सा और इस तरफ वाला हिस्सा ही दिखाई देगा, जो कि ये होगा कि ये है छत का इस तरफ वाला हिस्सा और ये है उस तरफ वाला हिस्सा। दोनों हिस्से आपको दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू हमारे हिसाब से। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर टॉप व्यू। ये सवाल एनसीईआरटी में भी है, लगभग ऐसा ही है, इनफैक्ट शायद एक एग्जांपल में है, तो बल्कि आपको याद होना चाहिए। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 37 है हमारा। द नंबर ऑफ क्यूब्स, यहां पे आपको क्यूब्स गिनने कितने हैं उसके बाद बताना है। तो 1 2, ठीक है, इसके ठीक पीछे 3 और उधर पे 4, ठीक है, फिर उसके बाद 5 6 और फिर ऊपर 7 और 8 होंगे हमारे हिसाब से। कितने? तो मैंने गिने 8 EIGHT 8, यहां पे 8, यहां पे अष्ट, तो कैसे लेंगे हिंदी में? 8 ऐसे लिखते हैं ना। यदि मैं गलत नहीं हूं तो, मेरी हिंदी बहुत टाइम होगा नहीं लिखा है तो भूल जाते हैं हम चीजें। तो 8 होंगे जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको काउंटिंग करनी, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2, इसके नीचे एक 4, ये 5 6 और यहाँ पे साइड में 7 8, कैसे भी गिने आप, बस सही गिनना है, आपका उत्तर 8 ही आएगा। चलिए 38 क्वेश्चन हमारे पास। इफ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड फेसेस इन अ पॉलीहाइड्रॉन इज 14, देन द नंबर ऑफ एजेस इन दैट शेप इज। अब यहां ध्यान देना, क्या बोल रहा है आपसे कि वर्टाइसेस और फेसेस का सम, मतलब जितने भी वर्टाइसेस और जितने भी फेसेस हैं उनकी इंडिविजुअल संख्या नहीं बताई, लेकिन उनको जोड़ने पे, उनको साथ में मिलाने पर 14 आती है संख्या। तो बेसिकली बोल रहा है फेसेस प्लस वर्टाइसेस की संख्या है 14, आपको एजेस कितने हैं ये बताना है, ठीक है। अब भाई फेसेस थे 14, माइनस किया उसमें से 2, क्योंकि भाई क्या है फॉर्मूला? सर फॉर्मूला तो वैसे है F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। अब माइनस ई को यहां भेज दोगे तो वो प्लस बन जाएगा, और 2 को वहां से यहां ले आओगे तो माइनस बन जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि 2 वहां पॉजिटिव था, साइड चेंज करेगा नेगेटिव, ई या नेगेटिव था, साइड चेंज करोगे तो पॉजिटिव। अब दोनों को मिला के है 14, 2 घटा दिया तो कितना आएगा? 12, या फिर हिंदी में लिखें तो 12, इंग्लिश में लिखें तो TWELVE 12, जैसे भी आप लिखना चाहें, उत्तर सेम ही रहेगा। चलिए आसान था, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, टोटल नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीहाइड्रा इज। रेगुलर पॉलीहाइड्रा कितने होंगे टोटल, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आपने क्या क्या पढ़ा रेगुलर पॉलीहाइड्रा में? सर एक पढ़ा है टेट्राहाइड्रॉन जो कि ट्राइंगल से बनता है, फिर एक स्क्वायर वाला होता है वो पढ़ा है आपने, फिर एक ऑक्टाहाइड्रॉन होता है, उसके बाद एक और पढ़ा, तो 4 पढ़े हैं आपने, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? आप 4 लिखेंगे यहां पे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में आपने 4 के बारे में पढ़ा है। इसी सेशन का जब हम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कर रहे थे, कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा चारों के नाम क्या होते हैं और चारों कैसे दिखते हैं, ठीक है। चलिए, अ रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन इज अ सॉलिड मेड अप ऑफ डैश फेसेस, ठीक है। कैसे फेसेस? उसके फेसेस कैसे होंगे?
सर जो फेसेस होंगे वो इक्वल होंगे, अर्थात आप लिख सकते हैं कि रेगुलर फेसेस, मतलब उनकी वैल्यूज बराबर होंगी, जो डायमेंशन होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, रेगुलर फेसेस का मतलब क्या होगा, जो डायमेंशंस हैं वो कैसे हैं, वो बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अगर रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन का नाम लिखा होता कि भाई ट्राइंगल है तो क्या होते, इक्विलैटरल ट्राइंगल होते, स्क्वायर है तो क्या होते भाई क्यूब बन जाता, तो नाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अभी तो कुछ नहीं दिया तो हम रेगुलर फेसेस ही लिख सकते हैं। सवाल क्रमांक 41, आपको क्या करना है, बताना है इनमें से कौन सा व्यू टॉप है, कौन सा फ्रंट और कौन सा साइड है। तो भाई ये हो जाएगा फ्रंट, ये साइड, ये टॉप। फ्रंट में क्या है सर, दो यहां पे डॉट्स हैं तो ये हो जाएगा फ्रंट व्यू। साइड व्यू में 3 डॉट दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा साइड व्यू। टॉप में केवल एक ही डॉट दिख रहा है तो ये हो जाएगा टॉप व्यू। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, स्क्रीन को कर दे हम क्लियर। जी हां सर बिल्कुल, तो स्क्रीन हमारी हो जाएगी यहां पे क्लियर। अगला पार्ट देख लेते हैं हम। यहां पे आपको बताना है व्हाट इज टॉप व्यू, व्हाट इज फ्रंट व्यू, व्हाट इज साइड व्यू। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये है घर का फ्रंट, ये है घर का साइड और ये है घर का टॉप। फ्रंट वाले में दरवाजा आएगा तो दरवाजे वाला व्यू हमेशा क्या होगा, फ्रंट होगा। साइड वाले में खिड़की आएगी तो साइड वाले में खिड़की आएगी। टॉप वाले में केवल छत आएगी तो टॉप वाले में, क्योंकि यहां पे देखो छत का शेप कैसा बनेगा, थोड़ा इस टाइप का बनेगा जैसा कि यहां पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमेशा हमारा टॉप व्यू। क्या आपको ये समझ में आया? कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे हिंट दिए होते हैं, भाई फ्रंट में क्या है, ये दरवाजा है, साइड में ये खिड़की है, तो इन हिंट का यूज करके आप आसानी से जज कर सकते हैं कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड और कौन सा टॉप व्यू है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, अब यहां पे है सी पार्ट, इसमें भी आपको फ्रंट साइड बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको बोल दिया है कि ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। ठीक है, तो मान लो ये है आपकी फ्रंट साइड, ये है आपकी साइड और ये है आपकी टॉप साइड। ठीक है, टॉप वाला तो आसान है तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। फ्रंट और साइड में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इंसान को, क्योंकि एक ही जैसे होंगे, तो ओनली डिफरेंसेस कि फ्रंट में यहां पे ज्यादा गैप है, तो ज्यादा गैप वाला आपका फ्रंट हो जाएगा, कम गैप वाला साइड व्यू हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। टेबल में अक्सर क्या होता है, जो फ्रंट होता है वो बड़ा होता है, साइड में थोड़ा छोटा होता है, तो फ्रंट व्यू जो बड़ा वाला है उसको मान लेंगे और साइड व्यू लेंगे छोटे वाले पार्ट को। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, अब इसका आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बताना है तो कैसे बताएंगे सर? ये देखिए फ्रंट व्यू हम इसको मान लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपने जिसको माना है फ्रंट व्यू उसको ही माना जाएगा। तो ये फ्रंट, ये साइड और ये टॉप व्यू। ठीक है, फ्रंट में क्या दिख रहा है आपको, प्लस साइन दिख रहा है, तो जो भी आपका व्यू प्लस साइन वाला होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। साइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल ऐसे रेक्टेंगल के अंदर एक ऐसा पट्टी का है बस, तो वो पट्टी का रेक्टेंगल ये आ गया आपके पास, तो ये हो गया आपका साइड व्यू। चलिए इसके अलावा जब आप बचा क्या सर, ये तो टॉप व्यू होना चाहिए जिल का। जी हाँ बिल्कुल, और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इट हैज अ लॉक, तो वो लॉक का बेसिकली कनेक्शन यहां से शुरू हो रहा है, तो ये बेसिकली लॉक का जो वो स्ट्रिप होगा ना वैसा कुछ होगा, या हैंडल कह सकते हो आप, जो भी आप कहें उसको, वो हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। तो आसान था ये हमें करना। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 42। ठीक है, 42 को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार के लिए मेरे दिमाग में नहीं आया, कितना बोलते हैं, 40, 41, 42 है ना? हाँ जी। चलिए सवाल क्रमांक 42 से लेकर 61 तक हमें क्या करना है सर, हमें ट्रू और फॉल्स मार्क करना है। बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहला है हमारा, द अदर नेम ऑफ क्यूबॉइड इज टेट्राहेड्रॉन। अब जितना मुझे याद आ रहा है, टेट्राहेड्रॉन हम किसे बोलते हैं सर? हम टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं उस रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन को जिसमें 3 साइड होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे टेट्राहेड्रॉन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते क्यूबॉइड को, तो क्या हम इसको फॉल्स मार्क कर दें? जी हां सर। टेट्राहेड्रॉन किसे कहा जाता है सर? टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है उस रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन को जो कि ट्राइंगल से बनता है। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको नहीं कहेंगे हम। चलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला, अब पॉलीहाइड्रॉन कैन हैव 3 फेसेस, किसी पॉलीहाइड्रॉन के 3 फेस हो सकते हैं क्या सर? पॉलीहाइड्रॉन 3 फेस वाला एग्जांपल देखो जरा सर, 3 फेस वाला पॉलीहाइड्रॉन शायद मुश्किल हो जाए, 4 फेस वाला तो होता है पक्का। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि मिनिमम आपको क्या लेते हो आप, 4 ट्राइंगल वाला लेते हो, सबसे छोटा जिसमें होते हैं क्या, 4 ट्राइंगल होते हैं, उसमें आपके पास आते हैं 4 फेसेस। जब आप 3 फेस लोगे मतलब आप 3 ही शेप्स यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल या स्क्वायर या जो भी आप यूज कर रहे हो वो 3 ही यूज कर रहे हो, और 3 से शायद नहीं बन पाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा FALCE अर्थात
फॉल्स। चलिए अगला, अ पॉलीहाइड्रॉन विथ लीस्ट नंबर ऑफ फेसेस इज नोन एज ट्राइंगुलर पिरामिड। सबसे छोटा जो पॉलीहाइड्रॉन है जिसके सबसे कम फेसेस होते हैं वो होता है ट्राइंगुलर पिरामिड। ये हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि भाई सबसे कम जो होता है वो कब बनता है, जब आपके पास 4 ट्राइंगल होते हैं। और 4 ट्राइंगल से आप क्या बनाते हो सर, 4 ट्राइंगल से आप बनाते हो एक पिरामिड जिसमें बेस होता है ट्राइंगल और उसके ऊपर 3 ट्राइंगल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे बनता है आपका सबसे छोटा पॉलीहाइड्रॉन। तो जी हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। इससे छोटा कुछ भी नहीं है, मतलब 2 साइड्स वाला या 2 फेस वाला या फिर मिनिमम फेसेस वाला कौन सा है, यही हमारा ट्राइंगुलर पिरामिड है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। चलिए रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, जी हाँ बिल्कुल रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है, ऑक्टा का मतलब क्या होता है सर, ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन मतलब 8 साइड्स वाला, ठीक है, 8 फेसेस वाला, हैज 8 कॉन्ग्रुएंट फेसेस, जी हाँ बिल्कुल तभी वो रेगुलर है और ऑक्टा वाला है, क्योंकि दोनों चीजें उसके पास 8 भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, वरना वो रेगुलर नहीं होता, ठीक है। विच आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होने चाहिए 8 के 8 फेसेस। अब जरा यहां देखो 8 कॉन्ग्रुएंट फेसेस, जी हाँ बिल्कुल, अगर रेगुलर है तो कोई और हो नहीं सकता, मतलब कोई और शेप नहीं हो सकता, इसीलिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको 8 के 8 ट्राइंगल ही चाहिए होंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ और लेंगे तो फिर वो रेगुलर नहीं बचेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब आपको ये ध्यान देना, उन्होंने ट्रायंगल मेंशन कर दिए, लेकिन जब हम पढ़ते हैं जब भी ऑक्टाहेड्रॉन के बारे में या रेगुलर पॉलीहेड्रॉन के बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स नहीं चलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल चलते हैं। कौन से चलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर आप इसको एकदम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप यहां पे गलती कर बैठेंगे कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल्स पे ही इसको ट्रू मार्क कर देंगे। तो इसलिए आपको यहां पे क्या मार्क करना पड़ेगा, फॉल्स, क्योंकि सिर्फ एक गलती है स्टेटमेंट में, गलत टाइप ऑफ ट्रायंगल इन्होंने मेंशन कर दिया। अगर यहां पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मेंशन करते तो हम आसानी से इसको ट्रू बोल देते, ठीक है। तो बाकी पूरी इंफॉर्मेशन सही थी, खाली एक ही जगह पे गलती थी और स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। 46 पेंटागनल सॉरी पेंटागनल प्रिज्म हैज 5 पेंटागन्स, ठीक है, ये बोल रहा है पेंटागनल प्रिज्म में 5 प्रिज्म होते हैं, ठीक है। देखो पेंटागनल प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि सर उसका जो बेस है और जो टॉप है ये उसके बारे में जानकारी दे रहा है, क्या कि भाई बेस और टॉप जो होगा वो पेंटागनल होंगे। और प्रिज्म की हमेशा जो लैटरल वाली सरफेस होती है वो कैसी होती है सर, वो तो हमेशा पैरेललोग्राम ही होती है। तो बेसिकली जब आप पेंटागनल प्रिज्म बनाएंगे तो आपको 2 मिलेंगे पेंटागन, कौन से सर, एक टॉप एक बॉटम, और उसकी जो साइड वाली जो लैटरल वाली वॉल्स हैं वो कैसी होंगी सर, वो होंगी पैरेललोग्राम। कितनी, 5 पैरेललोग्राम। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 5 पेंटागन होंगे। 5 पेंटागन कहां उपयोग करेंगे हम पेंटागन, हमारे पास उपयोग करने की 2 ही की जगह है, और अगर वो 5 पेंटागन उपयोग किए तो क्या वो प्रिज्म कहलाएगा, नहीं सर, तो वो डेफिनेशन के विरुद्ध हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को हमें अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ गलत करार देना पड़ेगा। चलिए सवाल क्रमांक 47, एवरी सिलेंडर हैज 2 अपोजिट फेसेस, ठीक है, एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड अ प्रिज्म। देखो यहां पे इन्होंने प्रिज्म की आधी परिभाषा यूज कर ली है और आधी परिभाषा छोड़ दी है। कैसे सर, प्रिज्म होने की पहली परिभाषा तो यही होती है, मतलब जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो ये होती है कि आपको पॉलीहाइड्रॉन होना पड़ेगा। क्या यहां पे सिलेंडर को आप पॉलीहाइड्रॉन बोलेंगे, नहीं सर, क्यों, क्योंकि उसमें फ्लैट सरफेसेस नहीं है, उसमें कर्व्ड सरफेसेस हैं। तो हालांकि सिलेंडर में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं जो कि प्रिज्म होने की एक कंडीशन है कि भाई ऊपर और नीचे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, परंतु किंतु यहां पे वो बाकी सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसको हम प्रिज्म नहीं बोल सकते। अब भाई प्रिज्म होने की 3 कंडीशन है, पहला कि पॉलीहाइड्रॉन होना चाहिए, सबसे बेसिक कंडीशन, वो यहां पे फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरा टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, चलिए वो मान लिया, वो हो रही है। लेकिन तीसरी वाली कि जो लैटरल सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेललोग्राम होनी चाहिए। यहां तो वो फ्लैट ही नहीं है, पैरेललोग्राम तो दूर की बात, यहां तो सब गोल गोल है। तो भाई दुनिया गोल है, स्टेटमेंट फॉल्स है, जी हां सर बिल्कुल। चलिए 48, यूलर्स फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल 3 डायमेंशनल शेप्स, मतलब
सारे 3 डायमेंशनल शेप्स के लिए यूलर का फॉर्मूला ट्रू है। अब देखो, जब आप कहते हैं सारे 3 डायमेंशनल शेप, तो उसमें आप स्पीयर, उसमें आप कोन, उसमें आप सिलेंडर, आप सबको लेके आ रहे हैं। क्या यूलर का फॉर्मूला सब पे लगाया जाता है? नहीं सर, यूलर का फॉर्मूला केवल स्पेशल टाइप ऑफ 3D फिगर्स पे लगाया जाता है जिनका नाम है पॉलीहाइड्रॉन्स। तो अगर यहां पे मैं कह रहा हूं कि यूलर फॉर्मूला ट्रू होता है सारे 3D शेप्स के लिए, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3D शेप की जब आप बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे शेप आ जाते हैं। उसमें कोन आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, स्फीयर आ जाता है, क्यूब, क्यूबॉइड, हमारी पूरी पॉलीहाइड्रॉन की फैमिली आ जाती है। तो सबके लिए ट्रू नहीं है। वो किसके लिए ट्रू है? केवल पॉलीहाइड्रॉन के लिए जिनके पास फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस होते हैं। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, FALCE, फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। A polyhedron can have 10 faces, 20 edges and 15 vertices। अब ये हम चेक कैसे करेंगे? सर, इसको चेक करने के लिए हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला है जो कहता है कि फेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस करने पे 2 आना चाहिए। चलिए, फेस कितने हैं सर? 10। वर्टाइसेस कितने हैं सर? 15। एजेस कितने हैं सर? 20। फेस कितने? 10, वर्टाइसेस कितने? 15 और एजेस कितने? 20। इनको सॉल्व करो, क्या आ रहा है सर? 15 और 10 हो जाएगा 25। 25 में से 20 माइनस, तो आपके पास 5 बचेगा। और जहां तक हमने गणित पढ़ा है 5 और 2 बराबर नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ हम क्या करेंगे सर? हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए, सवाल क्रमांक 50 का आपसे पूछ रहा है इनका टॉप व्यू कैसा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या ये इसका टॉप व्यू होगा? अब जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, ये वाला बॉक्स दिखाई देगा और ये वाला बॉक्स दिखाई देगा। मतलब इन बॉक्सेस के ये वाले हिस्से दिखाई देंगे टॉप से। तो मतलब ये तीनों दिखाई देंगे एक दूसरे के आजू बाजू में, बिकॉज जब आप ऊपर से देखते हैं आपको हाइट का अंदाजा इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, आपको चीजें लगभग एक दूसरे के बराबर ही दिखाई देंगी। तो ये तीनों बॉक्सेस यहां पे दिख रहे हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। ये टॉप व्यू है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 51। द नंबर ऑफ एजेस इन अ पैरेललोग्राम इज 4। एक पैरेललोग्राम में 4 एज होते हैं क्या? जरा देख के बताइए सर। हम लोग अगर इसको ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम को कुछ ऐसे, तो ये अगर एज है 1 2 3 4, जी हाँ सर 4 एजेस, तो हम ट्रू बोल सकते हैं इसको। यस सर। चलिए, कोई आपसे पूछेगा वर्टाइसेस कितने, तो कितने बोलोगे सर? वर्टाइसेस भी 1 2 3 4। और फेसेस कितने? फेसेस तो एक ही हो जाएंगे, क्योंकि ये एक 2D फिगर है। 3D फिगर होता तो ज्यादा फेसेस होते। चलिए, नाउ एवरी सॉलिड शेप एवरी सॉलिड शेप हैज अ यूनिक नेट। मतलब हर सॉलिड शेप का एक यूनिक नेट होता है। क्या स्टेटमेंट को ट्रू कहा जा सकता है? हाँ सर, हर एक शेप खुद में यूनिक है, तो फिर उसका नेट भी यूनिक होगा, उसको बनाने का तरीका अलग होगा। क्यूब का क्यूबॉइड के नेट से अलग तरीके से डायग्राम होगा। सिलेंडर का नेट अलग है, कोन का नेट अलग है, सबका नेट अलग अलग होता है। चलिए, 53। पिरामिड डू नॉट हैव अ डायगोनल। पिरामिड में डायगोनल नहीं होती है। अब पिरामिड जो बनता है वो ट्राइंगल से बनता है, ठीक है, और कोइंसिडेंटली ट्राइंगल की भी डायगोनल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल की डायगोनल नहीं होती है तो शायद हम ये कह सकते हैं कि पिरामिड की भी डायगोनल नहीं होगी। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड ना हो। तो किसी भी पिरामिड की डायगोनल नहीं होगी, ऐसा आप सोच सकते हैं, बिकॉज सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, द गिवन शेप इज अ सिलेंडर। लेकिन सर यहां तो गिवन शेप दिख ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे? अभी हम बटन दबाएंगे, जादू होगा, शेप आ जाएगा। ये रहा आपका शेप आ चुका है। क्या इसको आप सिलेंडर कहेंगे? सर जितना सिलेंडर हमने पढ़ा है वहां पे हम ये देखते हैं कि ऊपर और नीचे, मतलब कहां पे? टॉप और बॉटम दोनों कैसे होते हैं सर? टॉप और बॉटम दोनों सिलेंडर होते हैं सेम साइज के, तो एकदम सीधे होता है। ये तो बाल्टी हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने उल्टी बाल्टी रख दी है। तो ये शेप तो है, लेकिन ये सिलेंडर नहीं है। इसका नाम दूसरा है, इसका नाम आप पढ़ते हैं कक्षा 10वीं में, उसका नाम होता है फ्रस्टम। क्या होता है? फ्रस्टम। कैसे बनता है ये? सर ये कोन का, यदि हम ऊपर का जो पॉइंटेड एरिया है उसको कट कर देंगे
तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं फ्रस्टम, ठीक है। और इसको क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि ये काफी जगह पे रियल लाइफ में यूज होता है। फॉर एग्जांपल बकेट में यूज होता है, गमला जब आप देखते हैं वो भी इसी शेप का होता है। तो दुनिया में ऐसे काफी सारे शेप हैं जो कि इसके जैसे दिखते हैं, जो कि इसके जैसे यूज होते हैं, इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसकी जो विस्तृत जानकारी आपको कक्षा 10वीं में प्राप्त होगी, तब आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। फिलहाल के लिए आप इसका नाम जान लीजिए और ये जान लीजिए कि ये सिलेंडर नहीं होता है, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अगला देख लेते हैं हम, प्रश्न क्या बोल रहा है। अ क्यूबॉइड हैज एटलीस्ट 4 डायगोनल्स, ठीक है। एक क्यूबॉइड में कम से कम 4 डायगोनल तो होंगे ही। अब क्यूबॉइड के जब आप डायगोनल देखेंगे तो जी हां बिल्कुल, कम से कम 4 डायगोनल तो आप बना ही पाएंगे, उससे ज्यादा भी बन जाते हैं अलग अलग केसेस में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डायमेंशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी क्यूबॉइड के डायमेंशन है। तो कम से कम 4 तो पक्का बनेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। 4 डायगोनल तो होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑल क्यूब्स आर प्रिज्म, सारे क्यूबों को आप प्रिज्म कह सकते हैं। प्रिज्म की परिभाषा कहती है कि वो पॉलीहाइड्रॉन होना चाहिए, तो भाई क्यूब पॉलीहाइड्रॉन है। प्रिज्म की दूसरी परिभाषा है कि टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। भाई क्यूब की तो सारे फेसेस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तीसरी कंडीशन कि उसके जो लैटरल सरफेसेस हैं वो पैरेललोग्राम होने चाहिए। क्यूब के तो स्क्वायर होते हैं, तो मतलब पैरेललोग्राम फैमिली का ही पार्ट है, तो वो तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न 57 क्या बोल रहा है आपसे। अ सिलेंडर इज अ 3D शेप, ठीक है, हैविंग 2 सिलेंड्रिकल फेसेस ऑफ डिफरेंट रेडियाई। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब है कि सिलेंडर में जो उसके फेस होते हैं, कौन से फेस? सर्कुलर फेसेस, मतलब कहां पे? एक टॉप और एक बॉटम, ठीक है। इन दोनों का रेडियस अलग अलग होता है। अब अगर आप इनको बना के देखें तो मान लीजिए ऊपर वाला सर्कल छोटा है, नीचे वाला सर्कल बड़ा है, ठीक है, मतलब दोनों का रेडियस अलग अलग है, तभी तो ऐसा हो पाएगा। अब जब आप इनको ज्वाइन करेंगे क्या आपको सिलेंडर की प्राप्ति होगी? नहीं सर, हमें यहां पे सिलेंडर की जगह जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया फ्रस्टम, उसकी प्राप्ति होगी, सिलेंडर की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर अलग अलग हो जाएगा रेडियाई तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा सर? वो फ्रस्टम हो सकता है लेकिन सिलेंडर नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर में यह हमेशा होगा कि टॉप और बॉटम एक ही साइज के हैं। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर, जो भी हमें यहां पे फिगर दिया है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब ये हो गया आपका रेक्टेंगल की लेंथ, देखो नीचे लिखा भी है L, इन द नेट ऑफ द सिलेंडर, ये बेसिकली क्या है? सिलेंडर का नेट है, ठीक है, इज सेम एज सर्कमफेरेंस इन इट्स नेट, ठीक है। तो जो सर्कल्स है यहां पे बने, मतलब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, जितना इनका सर्कमफेरेंस होगा उतनी ही इस लेंथ की वैल्यू होगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? सर सर्कमफेरेंस को हम लेंथ से कैसे मैच करेंगे? देखो ये क्या बनने वाला है सर? ये बनने वाला है सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनता है सर? सिलेंडर ये ऐसे बनेगा कि ये जो टॉप का सर्कल है और बॉटम का सर्कल है ये ऊपर नीचे लग जाएंगे, और ये जो बीच का शीट का पार्ट है ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगा और इनको एक सिलेंडर का रूप दे देगा। ये बहुत बार हम कर चुके हैं हमारे असल जीवन में, हमने पेपर को रोल करके सिलेंडर का शेप दिया है। तो अब आपसे कहना चाह रहा है कि जितनी इसकी लेंथ है उतना ही सरकमफेरेंस होगा। अब देखो जब बनाओगे आप इसको तब होगा ये कि ये जो लेंथ का इधर से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ठीक है, ये सर्कल को एक जगह पे टच करेगा, फिर यहां से वो पूरा पेपर पूरा घूमते हुए वापस यहां आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास अभी पेपर है नहीं, वरना मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता, मतलब ऐसे फोल्ड करके दिखाता। तो आप जब घर पे भी इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ये रेक्टेंगल की लेंथ है वो एग्जैक्टली यहां से शुरू होके पूरा घूम के सर्कल को टच करके वापस यहां आके खत्म हो रही है एट दिस पॉइंट। तो शीट का स्टार्टिंग पॉइंट और शीट का एंडिंग पॉइंट सर्कल की बाउंड्री से स्टार्ट होकर सर्कल की बाउंड्री पे ही खत्म हो रहा है, कुछ भी ज्यादा नहीं है कम नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल का लेंथ रेक्टेंगल का लेंथ है वही हमारे जो पूरा सिलेंडर है उसकी जो कर्व सरफेस है उसको बनाएगा और वो सर्कल्स के एग्जैक्टली मैच होगा, ठीक है।
चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 59, इफ अ लेंथ ऑफ 100 मीटर इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, देन द एक्चुअल डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू 2 सेंटीमीटर इज 200 मीटर। आपको क्या बोल रहा है कि मैप में कुछ यूं बनाया है कि भाई यदि अगर असल जिंदगी में या फिर रियल लाइफ में 100 मीटर दिखाना हो तो मैप पे आप 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे। उसी हिसाब से अगर आपको 2 सेंटीमीटर आप दिखा रहे हैं मैप पे तो वो असल जीवन में कितना डिस्टेंस होगा? सर जो रिलेशनशिप है, जो स्केल है वो ये है कि भाई 1 सेंटीमीटर शोज 100 मीटर, मतलब मैप पे 1 सेंटीमीटर और रियल जीवन में 100 मीटर, ठीक है। वैसे ही जब आप इसको कर देंगे इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इंटू 2 और 200 मीटर, तो जो कि यहां पे लिखा है तो मतलब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है। जो स्केल का रेशियो है 1:100 वो यहां पे मेंटेन हो रहा है, यहां पे सही अप्लाई हो रहा है, तो मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। चलिए, द मॉडल ऑफ अ शिप इज हाइट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है हाइट? 3.5 सेंटीमीटर हाइट है आपके मॉडल की, ठीक है। द एक्चुअल हाइट ऑफ द शिप इज 210 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है स्केल क्या 1:60 है, ठीक है। चलिए स्केल कैसे निकालते? सर ऊपर आएगा मॉडल की हाइट, ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय एक्चुअल हाइट, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर आया 3.5, नीचे आया 210। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे, आपने यहां से डेसिमल हटा दिया, ठीक है, और आपको क्या मिला? सर हमें मिलेगा नीचे एक एक्स्ट्रा 0, बिकॉज डेसिमल हटाने पे नीचे 0 आ जाएगा। इनको जब आप कैंसिल करेंगे 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 5 1 जा 5 और ये 5 6 जा 30, तो आपके पास 1:60 का स्केल आ रहा है जो कि यहां पे लिखा है। द स्केल चोजन इज 1:60। जी हाँ बिल्कुल 1:60 का स्केल लिया है, मतलब एक्चुअल शिप में जो 60 सेंटीमीटर है वो यहां पे केवल 1 सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा। और ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास जगह कम है और हमें ज्यादा बड़ा डायग्राम बनाना है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। सवाल क्रमांक 61 है हमारा, द एक्चुअल विड्थ ऑफ अ रूम इज 280 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? एक रूम की विड्थ कितनी है स्टोर रूम की? 280 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द स्केल चोजन टू मेक इट्स ड्रॉइंग इज 1:7, ठीक है, आपने क्या स्केल लिया है? 1:7 का मतलब आपके ड्रॉइंग में 1 सेंटीमीटर और रियल वाले में कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द विड्थ ऑफ द रूम इन द ड्रॉइंग विल बी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहां पे स्केल क्या है? 1:7, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। अब आपको जाना कितना है? 280 सेंटीमीटर दिखाना है, तो भाई 7 को 280 सेंटीमीटर तक पहुंचाने के लिए इंटू 40 करना पड़ेगा। 7 4 जा 28 और यहां पे 0। अब जब इस तरफ इंटू 40 होगा तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो यहां पे हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इस टू 280 सेंटीमीटर। आपका स्केल कितना मेंटेन हो गया? 1:7, क्योंकि भाई आप दिखा कितना रहे थे? 1:7 दिखा रहे थे। तो वहां पे आपको जब डायग्राम बनाना तो आपने छोटा करने के लिए क्या किया? 280 सेंटीमीटर को दिखाने के लिए मैप पे स्केल का यूज करके केवल 40 सेंटीमीटर ही दिखाया। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। तो जो रेशियो चल रहा था उसे ही मेंटेन करेंगे। जैसे अगर हमें यहाँ पे रूम का साइज दिया था तो हमने रूम के साइज तक पहुंचने का प्रयास किया। यदि सवाल में ड्राइंग का साइज दिया होता तो हम ड्राइंग के साइज तक पहुंचने का प्रयास करते और जो कैलकुलेशन एक तरफ करते वही दूसरी तरफ करके बराबर कर देते, क्योंकि गणित का नियम क्या कहता है? भाई बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं, मल्टीप्लाई गुना या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। लेकिन उसके पहले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट अपनी जरूरत के हिसाब से आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पे 22,000 से ज्यादा वीडियोस है, तो कहीं आपका वीडियो उन 22,000 वीडियोस के समुद्र में गुम न जाए, ऐसा हमें डर लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने क्लास वाइज डिवाइड कर दिया। आप जिस क्लास के हैं, जो चीज पढ़ना चाहते हैं, उस क्लास के टैब पे क्लिक कीजिए और आसानी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कक्षा
6 से लेकर 12 तक की एग्जाम्पलर पढ़नी है तो यहाँ पे हमने सारी एग्जाम्पलर्स एक ही जगह पे लोड कर दिए। आप जब भी क्लास के एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वहां पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आसानी से आपको एग्जाम्पलर वहां पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कक्षा 9वीं की एग्जाम्पलर अगर देखना चाह रहे हैं तो कक्षा 9 के एग्जाम्पलर में ये देखिए चैप्टर वाइज आपको लिस्ट मिल जाती है। हर एक चैप्टर के अंदर कितने सेशन है, उस सेशन में क्या पढ़ाया गया है, वो सब आपको जानकारी दे दी जाती है। उसके हिसाब से आप अपना दिन प्लान करके कौन सा सेशन देखना है वो प्लान करके बस वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करें और आप आसानी से पूरा सेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं पहले चैप्टर के पहले वीडियो में आपको इस तरीके से सेशन खुल जाता है जहां पे आपको ना एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ेगी ना कोई डिस्ट्रैक्शन होंगे, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं आप पूरी तरीके से, ठीक है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया तो बेसिकली हमने जो हमारा चैप्टर 6 है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स उसके फिल इन द ब्लैंक्स, उसके ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज को खत्म करने का प्रयास किया। आपको क्या करना है, आपको करना एक छोटा सा होमवर्क जिसमें आप इन सारे क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाए। आपको क्या करना है, आपको एक और चीज करनी है, वो ये है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। हम अगला सेशन जल्दी लेके आएंगे तो उसको देखना मत, इसके बाद ही आ जाएगा, कृपया उसे मिस ना करें, रेगुलर पढ़ाई करें। अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।